हाँ जी, हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। क्या हाल चाल है आप लोगों के? कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब बहुत बढ़िया होंगे, जोरदार होंगे, जबरदस्त होंगे। एक बार फिर से मैं आप सब लोगों का वेलकम करता हूं लक्ष्य जेई 2026 बैच में। और हम लोग पढ़ रहे हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत धांसू, जबरदस्त, जोरदार, इंटरेस्टिंग चैप्टर। उसका नाम है सोल्ट एनालिसिस और आज इसका लेक्चर नंबर 5 करने वाले हैं। अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार आप सब लोगों को। क्या हाल चाल है आपके? कैसे हैं सब लोग? लास्ट क्लास में हम लोगों ने बहुत सारे आयंस का टेस्ट वगैरह पढ़े थे। उम्मीद है मुझे ऐसी पूरी कि आप सब लोगों ने वो जो टेस्ट है वो बहुत अच्छे से पढ़े होंगे, रिवाइज किया होगा, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी होगी, जो मैंने आपको होमवर्क में दिए होंगे वो क्वेश्चंस भी आप लोगों ने कर लिए होंगे। कैसे हो भाई सब लोग? कैसे हो? यस। और झूठ? क्या झूठ बोला बे? क्या झूठ बोला बताओ? अच्छा, इंटरेस्टिंग आ रहा है वो तो यार, मतलब इंटरेस्टिंग ना बड़ा सब्जेक्टिव चीज है ना। इंटरेस्ट ना हर किसी का अलग अलग होता है। अब सबका इंटरेस्ट एक थोड़ी ना होता है ना। किसी को किसी चीज में इंटरेस्ट है, किसी को किसी चीज में इंटरेस्ट है। अब वो क्योंकि इंटरेस्ट सबका अलग अलग है तो मतलब किसी को इंटरेस्ट आता है इसमें, किसी को नहीं आता है। तो यार वो तो डिपेंड करता है ना, वो डिपेंड करता है। हम्म। यस। हाँ जी। तो आप लोगों को नहीं है इंटरेस्टिंग, हो सकता है किसी को बढ़िया इंटरेस्टिंग लगता हो, है ना। तो यार ठंड सी लग रही है, मतलब ठंड का मौसम आ रहा है। देखो, ध्यान रखो आप लोग अपने स्वास्थ्य का, आप सब लोग ध्यान रखें हेल्थ का, क्योंकि इस समय बीमार होना आ, आप अफोर्ड नहीं कर पाओगे ना। और वो इसलिए नहीं क्योंकि बीमार बीमार हो गए तो यार फिर 5 7 10 दिन खराब हो जाते हैं, और इस समय हमारे पास वैसे ही टाइम नहीं है। तो इस वजह से बीमार ना पड़े, ध्यान रखें। ज़्यादा हीरो बनने की ज़रूरत नहीं है ना। कोई बॉलीवुड मूवी देख के बिना स्वेटर पहने सिर्फ शर्ट में बाहर ना निकले, है ना। और वो भी शर्ट के 2 बटन खोल के बाइक ना चलाएं, है ना। कोई साइड में आपको देखने वाला नहीं बैठा है ना। तुम्हें लग रहा होगा कि साइड में कोई देखेगा, ऐसे नजरें मिलेंगी और कुछ कुछ नहीं होने वाला, है ना। वो सर्दी की ठंड लग जाएगी ना तो मतलब 5 10 दिन के लिए पड़े रहोगे और पढ़ाई वढ़ाई सारी खराब हो जाएगी, है ना। तो ध्यान रहे इस बात का, है ना। ध्यान रहे इस चीज का। यस। हाँ। तो अगर चैप्टर सिलेबस की बात करें आपका, है ना। हाँ। हाँ। नहीं नहीं, मूवीज का असर होता है। सैयारा, हाँ, मतलब जब से सैयारा आई है, कई लोग तो सैयारा का नाम सुनते ही आंखों में पानी आ जाता है उनके, है ना, रोने लगते हैं। और अभी अर्जुना में भी यही बात चल रही थी, सैयारा वाली। मैंने कहा यार ये कौन लोग हैं, ये कहाँ से आते हैं ये लोग, हैं? और जो रो रहे हैं मतलब देख के, मैंने कहा यार इनको मेरे सामने लाओ यार, मतलब क्या बात है इसमें रोने की, बताओ। बताओ यार, हद है। तो यार ये मतलब ना, ये मूवीज में ही होता है ऐसा सब कुछ, है ना। डेली लाइफ में चीजें नहीं होती है, मैं आपको बता दूं। ऐसा नहीं होता है। हो सकता है आपको सुनने में ये चीज बुरी लगे, है ना, क्योंकि अभी आप लोग नाबालिग हो, है ना। तो आपको आपको लग सकता है कि ये चीजें मतलब ऐसे ही होती हैं, है ना। आपको लगता होगा कि मूवीज में जैसे दिखाया जाता है, दैनिक जीवन में या फिर हमारी जो डेली लाइफ होती है उसमें भी ऐसे ही होता है। हाँ, वीर ज़ारा, पाकिस्तान मत चले जाना साला तुम किसी के पीछे, है ना। वापस नहीं लौटोगे फिर, मैं बता रहा हूँ तुम्हें। वो मूवीज में ही होता है ऐसा। यस। हाँ। यस। हाँ। और आप लोग तो, पाकिस्तान तो बहुत बड़ी बात है, ज्यादा एडवेंचरस करके मोहल्ले में मत चले जाना पड़ोस वाले में, भाई जो कुटाई होएगी ना, मैं बता रहा हूँ सारा भूत उतर जाएगा फिर, है ना। हाँ। तो हम लोग सिलेबस की अगर हम लोग बात करें, है ना। अच्छा, 18+ हो गई हो तो ठीक है, फिर धीरे धीरे तुम्हें सच्चाई का ज्ञान हो जाएगा, है ना। और तुम्हें लगने दिखने लगेगा कि रियलिटी जो है, इट इज लाइक क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू सी ऑन द टेलीविजन स्क्रीन।
व्हाट यू से ऑन द मूवीज, है ना, तो ये इनसे काफ़ी डिफरेंट है ना, सच्चाई कुछ काफ़ी अलग है, ध्यान रखिएगा इस बात का। हाँ, है ना। हाँ, आप गदर की तरह हैंडपंप उखाड़ के पूरी पूरी पाकिस्तान आर्मी को निपटा नहीं सकते, है ना, समझ रहे हो तुम मेरी बात को, है ना। वो मूवीज में ही होता है सिर्फ, है ना, कि एक हैंडपंप उखाड़ के तुम पूरे पाकिस्तान को डरा दो, है ना। हाँ, तो वो सिर्फ सनीबाजी कर सकते हैं, आपके बस का नहीं है। यस। तो कहने का मतलब ये है कि मैं आपको सोल्ट एनालिसिस चैप्टर पढ़ा रहा था और इंटरेस्ट की बात चल रही थी, तो ये तो बात है वो इंटरेस्ट की कि बताओ किसी को सैयारा में भी इंटरेस्ट है, बताइए, उस मूवी में भी, है ना, उसको देख के भी लोग रो रहे हैं, तो समझ रहे हो तुम मेरी बात को। हाँ, तो हम लोग सॉल्ट एनालिसिस चैप्टर पढ़ रहे थे और उसका लेक्चर नंबर 5 कर रहे थे, और ऐसा मुझे लगता है, ऐसा मुझे फील हो रहा है कि ये जो चैप्टर है इसको मैं इस वीक में खत्म कर दूंगा, है ना। हाँ, ये जो चैप्टर है वो मैं खत्म कर दूंगा इस वीक के अंदर, और शायद नेक्स्ट वीक से हमारी लाइव क्लास नहीं होगी। लाइव क्लास इसलिए नहीं होगी क्योंकि मेरी तरफ से जे मेंस का सिलेबस खत्म हो चुका होगा, और फिर उसके बाद सिर्फ जे एडवांस का सिलेबस बचेगा, है ना, रिवीजन बचेगा, है ना। रिवीजन वाली जो क्लासेस लगेंगी वो हो सकता है लाइव हो, वो तो लाइव ही होंगी ऑब्वियस, है ना। रिवीजन वाली जो क्लास है वो लाइव ही होंगी, लेकिन सिलेबस कंप्लीशन के बाद जो जे एडवांस की क्लासेस हैं वो लाइव नहीं होंगी, है ना। वो उसका आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में कंटेंट मिलेगा। आपको लगता है कि आपको वो सेशन अभी देखने हैं, है ना, मेटलर्जी आपको अभी पढ़नी है तो आप लोग अभी पढ़ सकते हैं। आपको लगे कि नहीं यार मेटलर्जी या फिर जे एडवांस के जो टॉपिक्स हैं मुझे अभी मेरी जो जे मेंस की प्रिपरेशन है उसमें बीच में नहीं लाना इन सारे टॉपिक्स को, मेरे पास वैसे भी टाइम नहीं है, तो जैसे आपका जनवरी के लास्ट में जे मेंस का फर्स्ट अटेम्प्ट हो जाए, फिर उसके बाद, है ना, काफ़ी टाइम बाद, काफ़ी टाइम आपके पास जे एडवांस के लिए, तो आप लोग चाहें तो उस टाइम पीरियड के अंदर ये जो आपको सेशंस मिल रहे होंगे, ये सेशंस आप लोग देख रहे हैं, उस समय भी आपके सेशंस और लगेंगे, रिवीजन सेशंस लगेंगे, प्रैक्टिस सेशंस लगेंगे, लेकिन ये मैं पर्टिकुलर जे एडवांस के सेशंस की मैं बात कर रहा हूँ। यस। हाँ, तो चैप्टर तो जे मेंस के जितने भी हैं वो खत्म हो चुके हैं अब। यस, ये लास्ट चैप्टर चल रहा है सोल्ट एनालिसिस, है ना। फिर उसके बाद मेटलर्जी आता है। मेटलर्जी हमारे जे मेंस के सिलेबस का पार्ट नहीं है, जे एडवांस के सिलेबस का पार्ट है, तो जे एडवांस का वो हम लोग अलग से करेंगे। फिर उसके बाद आपका ये जो पी ब्लॉक एलिमेंट का कुछ पोर्शन था जो मुझे जे एडवांस के लिए पढ़ाना था, बस वो देना है और कुछ नहीं, सिलेबस अपना कंप्लीट है ना। क्योंकि ये जो चैप्टर है सोल्ट एनालिसिस ये हम लोग मेंस के हिसाब से पढ़ ही चुके होंगे, एडवांस के हिसाब से मेंस एडवांस सब कुछ हम लोग पढ़ रहे हैं। सिर्फ हमारा बचता है सोल्ट ये अपना मेटलर्जी एक पूरा चैप्टर कंप्लीट, और फिर उसके बाद वो जो पी ब्लॉक एलिमेंट में आपको नहीं पढ़ाई ये चीज़ें, वो हम लोगों ने डी एंड एफ ब्लॉक भी कंप्लीट कर लिया है, हम लोगों ने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी मेंस एडवांस सब तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं, है ना। यस। हाँ, तो ये चीज़ है, तो मैंने मतलब जो चीज़ है मैंने आपको बता दी, ठीक है। तो आ जाइए, हम लोग सोल्ट एनालिसिस चैप्टर पढ़ रहे थे, और सोल्ट एनालिसिस में आज हम लोग कुछ सॉल्ट्स के बारे में और बात कुछ आयंस के बारे में और बात करेंगे ना। हम लोग बेटा टेस्ट फॉर आयंस एनायंस पढ़ रहे थे ना, हम एनायंस के टेस्ट पढ़ रहे थे, और एनायंस के टेस्ट में लास्ट क्लास में क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड का जो टेस्ट था वो हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था। फिर उसके बाद आता है तुम्हारा टेस्ट फॉर ऑक्सलेट आयन, ऑक्सलेट पढ़ेंगे आज लोग, ऑक्सलेट आयन C2O4 2- होता है। यस। फिर उसके बाद हम लोग सल्फेट आयन के बारे में पढ़ेंगे, सल्फेट आयन SO4 2- आयन होता है सर, ये पढ़ेंगे। और फिर उसके बाद हम लोग टेस्ट फॉर फॉस्फेट आयन। आज वाले जो टेस्ट है ना वो छोटे छोटे टेस्ट है ना, जैसे मान लीजिए ऑक्सलेट का टेस्ट इतना लंबा चौड़ा नहीं होगा, एक दो टेस्ट है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, सल्फेट के भी एक दो टेस्ट है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, फॉस्फेट का भी एक ही टेस्ट है जो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि मैं आपको टेस्ट काफी सारे लिखवाऊंगा, लेकिन फिर मैं आपको कह दूं कि जो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो सारे नहीं है। आप मेंस के लिए सिर्फ और सिर्फ उन पे फोकस करिए, है ना, उन पे फोकस करिए जो आपके मॉड्यूल में दिए हुए हैं, लैब मैनुअल में दिए हुए हैं, है ना, समझ रहे हो। ठीक है, बहुत बढ़िया सर। तो आज के जो सेशंस हैं, आज जो सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो देख लिए ऑक्सलेट आयन जो है ना, ये रहा हमारा ऑक्सलेट आयन। ऑक्सलेट आयन हमारे लैब मैनुअल का पार्ट है, तो आप लैब मैनुअल से रिएक्शंस जरूर देखें, है ना, वो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगी। फिर उसके बाद फॉस्फेट आयन भी हमारे लैब मैनुअल का पार्ट है, और फिर उसके बाद सल्फेट आयन, ये भी हमारे लैब मैनुअल का पार्ट है ना। तो आज वाले तीनों ही आयन लैब मैनुअल में है, लेकिन अगर हम लोग जे मेंस के सिलेबस की बात करें तो उन्होंने सिर्फ सल्फेट आयन दे रखा है, फॉस्फेट आयन को जे मेंस के सिलेबस में इंक्लूड नहीं कर रखा, और साथ साथ ऑक्सलेट आयन भी जे मेंस के सिलेबस में नहीं है ना। एडवांस के सिलेबस में तो भाई सब कुछ होता है, ये भले लिखे ना लिखे, एडवांस में सब कुछ पूछता है, ठीक है ना। तो आ जाओ फिर हम लोग पढ़ लेते हैं। टेस्ट फॉर एनाइंस पढ़ रहे थे, और टेस्ट फॉर एनाइंस में मैं आप लोगों को लास्ट क्लास में टेस्ट फॉर क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड ये वाले टेस्ट पढ़ा रहा था। हाँ, पीडीएफ आपको मिलेगी, है ना, मिलेगी आपको। यस, मिलेगी मिलेगी, है ना, पीडीएफ आपको मिलेगी बेटा, बिल्कुल मिलेगी, और वाइट पीडीएफ भी आपको मिलेगी। थोड़ा सा उसके लिए वेट करिए, है ना,
थोड़ा सा वेट करिए, जैसे ही मुझे टाइम मिलता है मैं आपको व्हाइट पीडीएफ देना स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। और आज का जो देखो, कल जो हमने लास्ट क्लास में टेस्ट लिखे थे, कल बोले तो जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने टेस्ट पढ़े थे सैटरडे वाली क्लास में, वो हम लोगों ने तीनों आयंस के लिए जो कॉमन टेस्ट होते हैं वो हम लोगों ने पढ़े थे ना, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड के जो कॉमन टेस्ट हैं वो हम लोगों ने पढ़े थे। लेकिन आज का जो सेशन रहेगा इसमें हम लोग स्पेसिफिक टेस्ट पढ़ेंगे क्लोराइड आयन का, स्पेसिफिक टेस्ट पढ़ेंगे ब्रोमाइड आयन का, स्पेसिफिक टेस्ट पढ़ेंगे आयोडाइड आयन का। और उसमें सबसे जो पहला टेस्ट है उसका नाम है क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। यस, क्या आता है? क्रोमाइल क्लोराइड आता है बेटा। क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट में आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस पे चांद तारे सितारे बना लो, इस पे XYZ लिख दो, और जो आपको अच्छा लगे उसके नाम का पहला अक्षर लिखते ही हो तुम लोग वैसे भी, है ना, तो वो आप लोग लिख सकते हो, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए इसको। यस, सबसे अच्छी चीज ये जो टेस्ट है ना, ये जो टेस्ट है इसके बारे में देख लो, हम लोग बात करते हैं कि आपके पास ये है वो सॉलिड मिक्सचर, वो पुड़िया है ना, वो पुड़िया जो आपको एग्जामिनर ने दी है, आपके टीचर ने दी है कि बताइए इसमें कौन सा एनायन प्रेजेंट है ना, वो पुड़िया है। यस, हाँ, एस, हाँ, ये जो सॉलिड मिक्सचर है ना, नो सोडा एक्सट्रैक्ट है ना, इसमें मुझे सोडा एक्सट्रैक्ट की जरूरत नहीं है, मुझे जो सॉल्ट दिया है ना बेटा, एज इट इज उसी सॉल्ट को लेना है ना, जो सॉलिड मिक्सचर है उसी को लेना है, उसमें हल्का सा कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ऐड करना है, और साथ में सॉलिड K2Cr2O7 भी लेना है। ये ऐड करके हल्का सा गर्म करोगे ना, जैसे आप हल्का सा गर्म करोगे आपको रेडिश ब्राउन कलर के फ्यूम्स दिखाई देंगे, रेडिश ब्राउन के कलर के फ्यूम्स बनेंगे बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ क्रोमाइल क्लोराइड। दीज बिकम्स बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ क्रोमाइल क्लोराइड CrO2Cl2, और इसमें जो क्रोमियम है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? +6 है सर। आप जैसे ही ये जो रेडिश ब्राउन कलर के फ्यूम्स निकले, आपने क्या किया? इसमें डाल दिया NaOH, तो क्या बन जाएगा? Na2CrO4 बन जाएगा सर। यस, क्या बन जाएगा महाराज? सर Na2CrO4 बन जाएगा। और जो आपके फ्यूम्स है, जो आपका सॉल्यूशन है, वो किस कलर का हो जाएगा? येलो कलर का सॉल्यूशन हो जाएगा सर। मजा ही आ गया। मतलब जो रेडिश ब्राउन कलर के फ्यूम्स थे सर, वो किस में कन्वर्ट हो चुके हैं? अब येलो सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो चुके हैं। दिस इज द कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर क्लोराइड आयन। यस, ये किसके लिए है? क्लोराइड आयन के लिए कंफर्मेटरी टेस्ट। हाँ, इटार्ड रिएक्शन में यूज होता है। यस, बिल्कुल सही कह रहे हो, इटार्ड रिएक्शन में यूज होता है, बिल्कुल आप लोग सही बात कह रहे हो। और ये जो Na2Cr2O7 है ना, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर एसिडिक मीडियम के अंदर इसकी रिएक्शन आप लोग H2O2 के साथ करवाते हो ना, तो ये बना देता है क्या? CrO5, क्रोमियम पेंटाऑक्साइड बना देता है ये। और क्रोमियम पेंटाऑक्साइड की जो स्ट्रक्चर है, अगर आपको याद हो तो बटरफ्लाई जैसी होती थी, याद है क्या तुम्हें? है ना, तितली जैसी सर, है ना सर। इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती थी? तितली जैसी होती थी, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर, याद होगा मेरे हिसाब से ऐसा, है ना, ऐसा CrO5 हुआ करता था, और जिसमें दो पेरोक्साइड लिंकेज प्रेजेंट हुआ करते थे। याद आया कुछ? यस, समझ रहे हो? तो ये कंफर्मेटरी टेस्ट है। क्या किया? वापस समझिए, आपके पास सॉल्ट का सॉलिड मिक्सचर था, एसिड ऐड किया, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, और उसके अंदर आपने K2Cr2O7 डाल दिया, सॉलिड K2Cr2O7 हल्का सा गर्म किया, रेडिश ब्राउन कलर के फ्यूम्स निकले, उसमें आपने NaOH डाला। एक्वस बेसिक मीडियम, अल्कलाइन मीडियम में ये कैसा हो जाता है सर? ये येलो कलर का सॉल्यूशन बना देता है। यस, हाँ, येलो कलर का सॉल्यूशन बना देता है। अब आपसे क्वेश्चन क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट में ये पूछा जा सकता है कि क्या ये जो आपके सामने केमिकल रिएक्शन लिखी है, क्या ये रिएक्शन एक रेडॉक्स रिएक्शन है क्या? है ना, जनरली ऐसा होता है कि K2Cr2O7 का नाम सुनते ही लोग ये कहते हैं कि सर ये एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, अगर खुद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, खुद रिड्यूस होगा, है ना, तो सर यहां रेडॉक्स रिएक्शन होनी चाहिए। लेकिन क्या ये रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन है क्या? सर देखिए, यहां क्रोमाइल क्लोराइड में क्रोमियम +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यहां K2Cr2O7 में भी +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो ये जो रिएक्शन है सर वो नॉट रेडॉक्स रिएक्शन है ना। सबसे पहले ही ध्यान रखिए, ये जो रिएक्शन है सर ये रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है। यस, ठीक है दादा, ये चीज सबसे पहले पता होना चाहिए आपको। और दूसरी चीज, कई बार बच्चा ये भी पूछता है कि सर आपने K2Cr2O7 को सॉलिड स्टेट में क्यों लिया है? देखिए, अगर ये सॉलिड स्टेट में है, इसका मतलब ये आयंस में ब्रेक नहीं होगा, है ना, या फिर ऐसे कह दो आयंस में बहुत ही कम ब्रेक होगा। अगर ये आयंस में बहुत ही कम ब्रेक होगा, जो आपका जो क्रोमियम है +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में, क्रोमियम 6+ की कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन में बहुत ही कम होगी, और सॉल्यूशन में बहुत कम होगी तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह उतनी अच्छी तरीके से बिहेव नहीं कर पाएगा, और अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव नहीं कर पाएगा तब भी ये रिएक्शन रेडॉक्स नहीं हो पाएगी। अगर मान लो आपने यहां पर K2Cr2O7 एक्वा स्टेट में लिया होता, है ना, तो वो जो आपका सॉल्यूशन होता सर, उस सॉल्यूशन के अंदर क्रोमियम +6 की जो कॉन्सेंट्रेशन है
सर वो बहुत जबरदस्त होगी, और अगर क्रोमियम प्लस 6 बहुत ही ज्यादा होता ना तो फिर यहां ये K2Cr2O7 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता, दूसरे को रिड्यूस करता, और फिर रिडॉक्स रिएक्शन हो जाती, और अगर रिडॉक्स रिएक्शन हो जाती तो फिर सर ये क्रोमाइल क्लोराइड नहीं बनता, ये टेस्ट भी नहीं आ पाता। क्या आप लोग समझे इस बात को दादा? अरे बोलो ना। यस, अरे समझ गए क्या? तो सर ये चीज बहुत अच्छी बात है। देखिए अब ये जो सोडियम क्रोमेट है, सोडियम क्रोमेट Na2CrO4, बताओ जरा, ये आज से पहले भी कहीं बनता था? हाँ, ये आज से पहले भी कहीं बनता था, याद आएगा कुछ? हैं जी दादा? सर ये तो हमने अब प्रिपरेशन पढ़ी थी K2Cr2O7 की, तो सर वहां पर सोडियम क्रोमेट बनता था सर, और फिर उसको सोडियम डाइक्रोमेट में कन्वर्ट करते थे, और फिर अगले स्टेप में पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाते थे। कुछ कुछ याद आ रहा है? तो क्योंकि सोडियम क्रोमेट हमारे सिलेबस का पार्ट है ना, हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है, तो मैं सोडियम क्रोमेट के बारे में थोड़ी सी एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको देना चाहता हूं कि अगर H2O2 के साथ आपने ऑर्गेनिक सॉल्वेंट डाला तो ये जो सॉल्यूशन है वो इनसॉल्युबल होता है। अगर आपने डाइफिनाइल कार्बेजाइड डाला अरे बेटा ये रिएक्शन देखी देखी लग रही है क्या तुम्हारी? डाई है बेटा, डाइफिनाइल है ना। आप लोगों ने डाइफिनाइल कार्बाजाइड देखा देखा लग रहा है? सर ये रिएक्शन पड़ी हुई तो है सर, है ना। हम लोगों ने रिएक्शन डाइफिनाइल कार्बाजाइड का स्ट्रक्चर भी बना रखा है उधर, है ना। तो अगर आपने डाइफिनाइल कार्बाजाइड के साथ देखा, आपने देखा कि जो सॉल्यूशन है उसका कलर कैसा था, येलो कलर का था, और साथ साथ एसिटिक एसिड की प्रेजेंस में ये लेड एसिटेट के साथ रिएक्शन करके वापस से BpCrO4 का येलो प्रेसिपिटेट बना देता है ना। वहां पर सोडियम क्रोमेट था, ये लेड क्रोमेट में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन सॉल्यूशन पहले भी येलो था, आज भी येलो है ना। लेकिन सर पिछली बार जो येलो था वो सॉल्यूशन था, है ना, और लेकिन अब की बार येलो क्या है? प्रेसिपिटेट है सर, है ना। येलो कलर का प्रेसिपिटेट बन जाता है सर, येलो कलर का प्रेसिपिटेट बन जाता है सर। तो हालांकि ये मुझे नहीं लगता कि ये जेई मेंस के हिसाब से कोई बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जेई एडवांस के हिसाब से ये काफी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखो होता क्या है, मैंने आपसे कहा ना कि जेई एडवांस के सिलेबस में वो जनरली वो रिएक्शंस पूछता है जिसमें एक ए से बी बना, बी से सी बना, डी से, है ना, कि एक ये था सब्सटेंस था कॉन्सेंट्रेटेड एसिड K2Cr2O7 के साथ रिएक्शन करके रेडिश ब्राउन कलर के फ्यूम्स मिले, अल्कलाइन मीडियम में वो जो सॉल्यूशन है वो येलो कलर का हो गया, और जब उसकी रिएक्शन डाइफिनाइल कार्बाजाइड के साथ करवाई तो येलो कलर मिला, साथ साथ इसकी रिएक्शन लेड एसिटेट के साथ करवाई तो येलो कलर का प्रेसिपिटेट मिला। बताइए वो जो सब्सटेंस था वो क्या था? इस तरह का क्वेश्चन आता है ना। तो वो ऐसे क्वेश्चंस के अंदर ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट बन सकती है। यस, है ना। ठीक है सर, ठीक है, तो सर ठीक है, मतलब ये याद रह जाएगा। लेकिन सर एक बात बताओ, ये जो क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट है सर आपने करवा तो दिया, ये सारा सब कुछ बन गया, इसके अंदर केमिकल रिएक्शंस कौन कौन सी होती है? तो मैं आपके इसके अंदर होने वाली जो केमिकल रिएक्शन है वो भी लिख देता हूं। देखो क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस है वो कौन कौन सी होती है वो भी आपके सामने लिखी है। सबसे पहली चीज इसमें होता क्या है, ये आपके पास क्लोराइड आयन प्रेजेंट है। ये आयन आया कहां से? ये आया सर सॉल्ट से ना। ये हमारा सॉल्ट है जो आपको एग्जामिनर ने दिया था, सॉलिड सॉल्ट है, उसमें आपने जैसे H2SO4 डाला सर क्या हुआ, ये जो H2SO4 का H+ है सर वो NaCl के Cl- के साथ रिएक्ट करके क्या बना गया? HCl बना गया। फिर हमने उसमें K2Cr2O7 डाला और H2SO4 भी डाला था, तो K2Cr2O7 H2SO4 के साथ रिएक्ट करके CrO3 बनाता है। हमारे पास CrO3 है, हमारे पास HCl है, एसिड बेस रिएक्शन हुई, और जैसे आपने हीट किया क्रोमाइल क्लोराइड बन गया। अब ये क्रोमाइल क्लोराइड NaOH के साथ रिएक्ट करके Na2CrO4 का येलो सॉल्यूशन देता है। तो ये केमिकल रिएक्शंस हैं जो कि आपकी क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट में इन्वॉल्व हैं। These are the chemical reactions which are involved in chromyl chloride test. कौन किसके साथ रिएक्ट कर रहा है ये जरूरी है। क्लोराइड आयन H2SO4 के साथ रिएक्ट करके HCl बनाता है, K2Cr2O7 HCl के H2SO4 के साथ रिएक्ट करके CrO3 बनाता है, CrO3 HCl के साथ रिएक्ट करके क्रोमाइल क्लोराइड बनाता है, और क्रोमाइल क्लोराइड NaOH के साथ रिएक्ट करके सोडियम क्रोमेट बनाता है। कोई बोल ही नहीं रहा है। ठीक है सर, ठीक है सर, ये बन गया मतलब, है ना। लेकिन सर एक बात बताओ, ये तो आपने बहुत बढ़िया बात बता दी, ये जो हम लोग क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट करते हैं क्या इसके लिए कुछ प्रिकॉशंस भी हमें ध्यान में रखनी पड़ती है क्या? है ना सर, क्या हमें प्रिकॉशंस भी कुछ ध्यान में रखनी है क्या? मैंने कहा हाँ बेटा, क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट करते समय क्या क्या प्रिकॉशंस हमें रखनी होती है ना। प्रिकॉशंस आपके सामने लिखिए। सबसे पहली चीज ये लिखिए कि जो आपकी टेस्ट ट्यूब है वो ड्राई होनी चाहिए, उसमें पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। सर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि जो अगर उसमें पानी हुआ टेस्ट ट्यूब में तो जो तुम्हारा क्रोमाइल क्लोराइड बना है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? क्रोमिक एसिड H2CrO4 बना लेगा। हम वेट कर रहे थे ऐसे टकटकी लगाए,
रेडिश ब्राउन कलर के फ्यूम्स निकलेंगे, निकलेंगे निकलेंगे, निकले ही नहीं। और जब रेडिश ब्राउन कलर के फ्यूम्स नहीं निकले, तुमने सोचा क्लोराइड आयन है ही नहीं। यस। तो अगर आपका पानी है उस टेस्ट ट्यूब के अंदर, है ना, तो जो हमारा क्रोमाइल क्लोराइड होगा सर, वो कन्वर्ट हो जाएगा H2CrO4 में, है ना, और फिर हमें क्लोराइड आयन के बारे में पता नहीं लग पाएगा। यस, अच्छा। दूसरी चीज, आपका जो सॉल्ट है उसके अंदर नाइट्राइट और नाइट्रेट आयन प्रेजेंट नहीं होने चाहिए। ऐसा क्यों? अगर मान लो नाइट्राइट या फिर नाइट्रेट आयन प्रेजेंट हुए, मान लीजिए उस टेस्ट ट्यूब के अंदर, और उसी टेस्ट ट्यूब के अंदर सॉल्ट भी प्रेजेंट है और सॉल्ट के अंदर क्लोराइड आयन है, तो ये क्या करेगा, NO3- या फिर NO2- क्लोराइड आयन के साथ रिएक्ट करके NOCl में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर NOCl बन गया, NOCl जो होता है उसमें परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर काफी हाई होता है। अगर ये परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर काफी हाई है तो ये फर्दर डिसोसिएट नहीं होगा, और फर्दर डिसोसिएट नहीं होगा तो सॉल्यूशन के अंदर क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन काफी कम हो जाएगी, और वो इतनी कम हो सकती है कि हो सकता है आपको क्लोराइड आयन का टेस्ट ही ना मिले वहां पर, क्योंकि आपका जो क्लोराइड आयन है सारा का सारा NO2 NO3- के साथ रिएक्ट करके किसमें कन्वर्ट हो चुका है, NOCl में कन्वर्ट हो चुका है। मेरी बात समझ रहे हो शायद आप लोग? यस, दादा बोलना पड़ेगा। और आपके उस सॉल्यूशन के अंदर क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन काफी कम हो चुकी है। कहता है कि जो ClO3- आयन है वो भी नहीं प्रेजेंट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर वो हुआ तो जो सॉल्ट में जो क्लोराइड आयन प्रेजेंट है उसके साथ रिएक्ट करके ClO2 बना लेता है, और ये एक्सप्लोजिव होता है, बूम, ऐसे रिएक्शन हो जाएगी, है ना। तो ऐसा हो सकता है वो जो टेस्ट ट्यूब फट जाए, है ना, कुछ गड़बड़ हो जाए, और हम नहीं चाहते कि ऐसा कुछ हो, मतलब ऐसा लफड़ा हम लोग नहीं चाहते एक्चुअली, है ना, हम नहीं चाहते ऐसा लफड़ा। डन है? तो ये कुछ प्रिकॉशंस है 2-3 जो आपको ध्यान में रखने। टेस्ट ट्यूब आपका ड्राई होना जरूरी है, नाइट्रेट या फिर नाइट्राइट आयन नहीं होने चाहिए, और जो आपका ClO3- क्लोरेट आयन है वो भी नहीं होना चाहिए, ये होना जरूरी है। और इस टेस्ट से रिलेटेड, है ना, इस टेस्ट से रिलेटेड कुछ और अच्छी बातें हैं ना, कुछ और चीजें, क्योंकि देखो अब इस टेस्ट के बारे में अगर इतनी सारी चीजें लिखी गई हैं ना, इस टेस्ट के बारे में इतनी सारी चीजें अगर लिखी गई हैं, तो आप समझ सकते हो कि ये जो टेस्ट है काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, है ना। ये जो टेस्ट है वो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट, आप लोग समझ सकते हो। सबसे पहली चीज ये लिखी है कि ये जो आपके CHCl3 क्लोरोफॉर्म और CCl4 है, वो ये वाला टेस्ट नहीं देते। डू नॉट गिव दिस टेस्ट। कोई मुझे बता सकता है क्या क्यों नहीं देते ये टेस्ट? अरे भैया, ये CCl4 जो है तुम्हारा कार्बन टेट्रा क्लोराइड, और जो तुम्हारा क्लोरोफॉर्म है वो कह देता है हम क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? नहीं, तुम बताओ क्या रीजन है? हाँ हाँ बताओ जरा, ये क्या कहता है तुम्हारा दिल, क्या कहता है, क्या रीजन हो सकता है क्यों नहीं देंगे? ऐसी क्या क्या जबरदस्ती हो गई है, मतलब हाँ, क्या दिक्कत हो गई है ऐसी, क्यों नहीं देंगे बताओ? हाँ सर। अरे सर ये कोवलेंट कंपाउंड है सर, क्या बात कर रहे हो सर आप, है ना सर, ये कोवलेंट कंपाउंड है सर, और कोवलेंट कंपाउंड जो होते हैं सर, ये आयंस में ब्रेक नहीं होते सर, और अगर आयंस में ब्रेक नहीं होंगे तो सॉल्यूशन के अंदर क्लोराइड आयन आएगा ही नहीं, और अगर सॉल्यूशन के अंदर क्लोराइड आयन नहीं आएगा तो साला टेस्ट कहां से दोगे तुम, है क्रोमा, ये टेस्ट कहां से करोगे? ये पोलर कंपाउंड नहीं है सर, है ना, ये आयोनिक कंपाउंड नहीं है, आयंस नहीं देंगे, क्लोराइड आयन सॉल्यूशन में नहीं आएगा। तो इस वाले टेस्ट से आप इसके जो Cl- आयंस है उनका पता नहीं लगा पाओगे, ठीक है ना। ये चीज बहुत आसान है। ये जो सब्सटेंसेस आपके सामने लिखे हैं सर, ये वाला टेस्ट दे देंगे, बिल्कुल दे देंगे। क्यों? क्योंकि NaCl टूटेगा तो वो Cl- आयन प्रोड्यूस करेगा। ये भी सॉल्ट है, जब ये टूटेगा तो ये भी Cl- आयन प्रोड्यूस करेगा, और सॉल्यूशन के अंदर Cl- अगर आयन है तो सर उसको डिटेक्ट किया जा सकता है क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट की हेल्प से, तो ये दे देंगे सर। आप और समझिए, यह आपके सामने कुछ मेटल्स लिखी गई है, गोल्ड लिखा है, प्लेटिनम, सिल्वर, एंटीमनी, Pb और Sn, लेड, Sn। कहता है कि ये जो मेटल्स होती हैं, ये मेटल के क्लोराइड भी डू नॉट गिव दिस टेस्ट बिकॉज ऑफ हाई पोलराइजेशन पावर। ये वाली जो मेटल्स होती हैं ये भी क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट नहीं देती, क्योंकि इनका पोलराइजिंग पावर हाई होता है। सर इससे क्या फर्क पड़ेगा? अरे याद करो फजान रूल्स को। फजान रूल ये कहता है कि अगर मान लीजिए कैटायन का पोलराइजिंग पावर ज्यादा है तो उसमें परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है महाराज, और अगर परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है इसका मतलब उसके अंदर परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर कम है, और आयोनिक कैरेक्टर अगर कम है
तो सर सॉल्यूशन में Cl माइनस आयन ही नहीं आएगा। अगर वो कोवेलेंट है मतलब वो आयंस में नहीं टूटेगा, और अगर आयंस में नहीं टूटेगा तो सर सॉल्यूशन में Cl माइनस नहीं आएगा, और Cl माइनस नहीं आएगा तो टेस्ट कहां से आएगा फिर क्लोराइड आयन का, क्योंकि सॉल्यूशन में Cl माइनस आया ही नहीं, उसकी कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन के अंदर बहुत ही कम थी। ये रीजन है सर। यस, समझ गए क्या? और ये सेम रीजन यही है ना, कि ये जो Hg2Cl2 एंड HgCl2 ये भी ये वाला टेस्ट नहीं देते बिकॉज ऑफ हाई पोलराइजिंग पावर, है ना, हाई पोलराइजिंग पावर। इसकी वजह से ये आयंस में टूटते नहीं है, इनमें परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर काफी ज्यादा होता है, ये आयंस में नहीं टूटेंगे तो सॉल्यूशन के अंदर Cl माइनस आयन प्रेजेंट नहीं होगा या बहुत ही कम होगा। बोलो क्या दिक्कत है सर? हाँ हाँ, अरे सर ये बहुत बहुत आसान है सर, है ना, ये समझ में आ चुका है सर। आगे चलेंगे, अगर तुम लोग कह दो तो आगे चल ले। यस यस, अगर आप लोग कहो तो आगे चल ले। जल्दी बताओ, नहीं आप लोग कहो तो चल लें आगे, है ना। ये क्रोमाइल क्लोराइड जो टेस्ट है ये मेरी तरफ से खत्म हो चुका है ना, ये मेरी तरफ से खत्म हो चुका है बेटा, है ना। अब होता क्या ना, यहां पर एक दो रिएक्शंस हैं जो मैं आपको लिखवाना चाहता हूं, है ना, एक दो रिएक्शंस है जो मैं आप लोगों को लिखवाना चाहता हूं। रिएक्शन देखो ये रही। सबसे पहले तो तुम मुझे एक बात बताओ, ये वाली रिएक्शन मैंने तुम्हें लिखवाई है क्या महाराज? ये वाली रिएक्शन मैंने लिखवाई है क्या, कि जो P4 होता है वो बेसिक मीडियम के अंदर बेसिक PH3 है ना, फॉस्फीन प्लस साथ में NaH2PO2 बनाता है ना, पहले H3PO2 बनाता है जो NaOH के साथ रिएक्ट करके NaH2PO2 बना लेता है, जिसको सोडियम हाइपोफॉस्फाइड कहा जाता है। क्या ये रिएक्शन आपने आज से पहले पढ़ी है? नहीं नहीं, तुम बताओ क्या रिएक्शन पढ़ी है तुमने आज से पहले, और अगर पढ़ी है तो कहां पढ़ी है? यस, जल्दी बताइए, अगर आपने पढ़ी है तो कहां पढ़ी है? दादा बोलना पड़ेगा, पक्का पक्का पढ़ी है तुम लोगों ने P ब्लॉक में? हाँ सर, सर P ब्लॉक के अंदर जब आपको व्हाइट फॉस्फोरस पढ़ाया जा रहा था उस समय ये वाली रिएक्शन लिखवाई गई थी, ये पढ़ी है सर, ठीक है। अच्छा, ये जो दो रिएक्शंस है ना भाई, बहुत ये तीनों ही रिएक्शन, मतलब ये जो पूरी स्लाइड ही है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली ये P ब्लॉक एलिमेंट की रिएक्शंस हैं, और क्योंकि यहां पर क्लोरीन की बात हो रही थी, है ना, क्लोराइड आयन की बात हो रही थी, क्लोरीन की बात हो रही थी, तो मैंने कहा यार यहां पर ये करवा देते हैं ये रिएक्शन, है ना, क्योंकि रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है यार, उन रिएक्शंस पे क्वेश्चन खूब पूछेंगे जी में, है ना, खूब बार क्वेश्चन पूछे गए। X, अगर आपके पास X2 है, मतलब मान लेते हैं मैं Cl2 है मेरे पास, है ना, अगर मैंने Cl2 की रिएक्शन कोल्ड और डाइल्यूट NaOH के साथ करवाया तो ये बनाएगा HX, HX बोले तो HCl, और साथ में बनाता है HOX बोले तो HOCl। ये रिएक्शन बिल्कुल डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है, या 0 से -1 रिडक्शन, 0 से +1 ऑक्सीडेशन, और ये जो HX क्योंकि एसिड है वो NaOH के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बना लेता है NaX, और ये जो HOCl है वो भी बेसिक मीडियम में NaOH के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेता है? NaOX बना देता है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि क्लोरीन कोल्ड डाइल्यूट NaOH के साथ रिएक्ट करके क्या प्रोडक्ट बनाएगा। और वहीं पर अगर मान लीजिए आपने कोल्ड डाइल्यूट ना लेके हॉट कॉन्सेंट्रेटेड NaOH ले लिया तो सर प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा। हॉट कॉन्सेंट्रेटेड लिया है तो HX तो बनेगा ही, लेकिन साथ साथ HXO3 बन जाएगा, मतलब यहां HClO3 बन जाएगा, और HClO3 NaOH के साथ रिएक्ट करके NaClO3 बना देगा। अगर यहां आपने ब्रोमीन लिया है तो Br2 के साथ NaOH रिएक्ट करके NaBr प्लस NaOBr बनाएगा, NaBr प्लस NaBrO3 बनाएगा। ये रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, हॉट कॉन्सेंट्रेटेड एंड कोल्ड डाइल्यूट के साथ। नहीं नहीं बेटा, फ्लोरीन की रिएक्शन नहीं होती है, फ्लोरीन जो होता है ना उसके अलग नखरे हैं, बहुत एक्सप्लोजिव रिएक्शन शो करता है, हाईली रिएक्टिव होता है, तो जनरली हम लोग फ्लोरीन की जो रिएक्शंस होती हैं उनको नहीं पढ़ते हैं ना, उनकी केमिकल रिएक्शंस को हम लोग नहीं पढ़ते हैं। यस, उनके केमिकल रिएक्शंस को हम लोग नहीं पढ़ा। हाँ, कॉन्सेंट्रेशन का खेल है बेटा, कॉन्सेंट्रेशन का खेल है, और साथ साथ ये उसका भी खेल है, मतलब टेम्परेचर का भी खेल है। देखो एक प्रोडक्ट तो दोनों में सेम है, NaX दोनों में सेम है। अगर कोल्ड है तो NaOX बनेगा, और डाइल्यूट है तो NaXO3 बनेगा, बस इतना सा फर्क है। यस, दैट्स ऑल। नेक्स्ट आता है स्पेसिफिक टेस्ट। अरे क्या हो गया वरना, लैग आ गया क्या?
हाँ अरे अभी आएंगे, क्वेश्चन आएंगे, थोड़ा 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 रुकिए। अरे तो हमारा फोटो काहे नहीं दिखाई दे रहा हमें स्क्रीन पे है? हमारा फोटो काहे चला गया? नहीं है लग, सब सही है। चलो ठीक है फिर, आओ आइए। सर एक टेस्ट होता है जिसका नाम है लेयर टेस्ट, है ना, लेयर टेस्ट। लेयर टेस्ट किया जाता है ब्रोमाइड आयन और आयोडाइड आयन के लिए ना। लेयर टेस्ट नाम से ही पता लग रहा है भाई कोई लेयर वेयर बन रही होगी कहीं, है ना, कुछ लेयर वेयर बन रही होगी कहीं। यस, तो लेयर टेस्ट की हम लोग बात करते हैं। लेयर टेस्ट जो होता है वो एक ब्रोमाइड आयन के लिए किया था। सुनो, मान लीजिए आपका जो टिश्यू टिश्यू क्या, वो टेस्ट ट्यूब है ना, ये टेस्ट ट्यूब है आपके पास, है ना, और इस टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने सॉल्ट ले रखा है और सॉल्ट सोडा एक्सट्रैक्ट सॉल्यूशन के साथ, है ना। तो मतलब यहां पर Br माइनस आयन प्रेजेंट है ना, ब्रोमाइड आयन प्रेजेंट है। आप क्या करोगे, इसमें ऊपर से ड्रॉप वाइज, है ना, हल्का हल्का ड्रॉप वाइज Cl2 डालोगे ना, क्लोरीन क्लोरीन डालोगे, क्लोरीन वाटर डालोगे ना, क्लोरीन वाटर ड्रॉप वाइज डालोगे। अब सोचो, मैंने आपको पढ़ाया था, मैंने आपको बताया था कि जो क्लोरीन वाटर होता है वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। वो क्या होता है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो वो क्या करता है, इस Br माइनस को ऑक्सीडाइज कर देता है Br2 में। देखो Br3 माइनस में क्या क्या चीज प्रेजेंट है, Br3 में है Br2 प्लस Br माइनस, है ना। तो वहां पर Br माइनस से Br2 में मतलब -1 से 0 में मतलब ऑक्सीडाइज हो गया। और ये जो Br2 है ये क्योंकि सॉल्यूशन में और भी बहुत सारा Br माइनस पड़ा है, उसके साथ रिएक्ट करके क्या बना लेता है, Br3 माइनस बना लेता है। और ये जो Br3 माइनस है इसका कलर कैसा होता है, ऑरेंज रेड कलर का होता है ना। ये कैसा होता है, रेडिश ऑरेंज, है ना, जिसको हम लोग कहते हैं। तो ये ऑरेंज रेड कलर का है। और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे ही आप इसके अंदर डालोगे वैसे आपको रेडिश ब्राउन कलर की एक लेयर दिखाई देगी। आपका जो सॉल्यूशन है ना, इस सॉल्यूशन के अंदर आपको रेडिश ब्राउन कलर की ऐसे लेयर से दिखाई देगी, रेडिश ब्राउन कलर की एक लेयर दिखाई देगी। अब ये जो लेयर है ये सॉल्वेंट से, जो आपने सॉल्वेंट ऐड किया, जो आपने ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ऐड किया। सर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का मतलब जो आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सॉल्वेंट काम में लेते हो ना, कि हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में CCl4 सॉल्वेंट काम में लेते हैं, सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग बेंजीन काम में लेते हैं, कार्बन डाइसल्फाइड। तो ये जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट आपने काम में लिए हैं, ये जो रेडिश ब्राउन कलर की लेयर बनी है, ये लेयर उस सॉल्वेंट के ऊपर भी बन सकती है और उस सॉल्वेंट के नीचे भी बन सकती है, डिपेंड करेगा। सर वो किस पे डिपेंड करेगा? अरे भैया जी वो डिपेंड करेगा, वो इस चीज पे डिपेंड करेगा, वो इस चीज पे डिपेंड करेगा कि आपका जो सॉल्वेंट है उसका डेंसिटी कितना है। अगर उसका डेंसिटी ज्यादा है तो जो आपकी लेयर है वो ऊपर बनेगी, उसका डेंसिटी कम है तो लेयर नीचे। आप समझ रहे हो मेरी बात को शायद? यस। लेकिन अगर रेडिश ऑरेंज कलर की लेयर बनी है, इसका मतलब सर उसके अंदर सॉल्यूशन के अंदर कौन सा आयन प्रेजेंट था, Br माइनस आयन प्रेजेंट था। अब कोई ये कहे मैं तो क्लोरीन वाटर को ड्रॉप वाइज नहीं डालूंगा, मैं तो टोटी खोल दूंगा एक बार में। बहुत सारा अगर आपने Cl2 वाटर डाल दिया ना भाई साहब, पता है क्या होगा, ये जो Br2 है ये क्लोरीन वाटर के साथ रिएक्ट करके BrCl बना लेगा और आपका सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, येलो कलर का हो जाएगा। आप लेयर टेस्ट परफॉर्म नहीं कर पाओगे। लेयर टेस्ट परफॉर्म करने के लिए आपको सॉल्यूशन के अंदर ड्रॉप वाइज Cl2 डालना पड़ता है। ये लैब में बिल्कुल ट्राई कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये टेस्ट आप लैब में बिल्कुल ट्राई कर सकते हो। बहुत खूबसूरत, बहुत शानदार तरीके की लेयर दिखाई देगी आपको, मजा आ जाएगा। बोले अरे वाह सर क्या गजब है, मतलब यस दादा समझ में आएगा। हाँ तो ये लेयर बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। अब देखो बिल्कुल सिमिलर टेस्ट ब्रोमाइड आयन के लिए और बिल्कुल सिमिलर टेस्ट आयोडाइड आयन के लिए। जब आप आयोडाइड आयन का जो सॉल्यूशन है उसके अंदर आपने अगर ड्रॉप वाइज Cl2 वाटर डाला तो यहां पर भी ब्राउन कलर दिखाई देगा, और जैसे आप लोग ऑर्गेनिक सॉल्वेंट डालोगे वैसे ही आपका जो कलर है वो कैसा हो जाएगा, वॉलेट कलर की लेयर दिखाई देगी। यहां पर क्या बना है, I3 माइनस बोले तो I2 प्लस I माइनस। यहां पर भी सेम वही चीज हो रही है, जो आपका Cl2 वाटर है, क्लोरीन वाटर I माइनस को I2 में ऑक्सीडाइज कर रहा है, और जो I2 है वो I माइनस के साथ बचे हुए के साथ रिएक्ट करके I3 माइनस बना लेता है। यस। और इसमें आपको कलर कलर की कौन से कलर की लेयर दिखाई देगी, वॉलेट कलर की। कब, जब आपने उसके अंदर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट डाला। यहां पर भी क्लोरीन वाटर आपको बहुत धीरे धीरे ड्रॉप वाइज डालना होता है। अगर आपने एक्सेस में डाल दिया तो आपको कलरलेस HiO3 मिल जाएगा, HiO3 का सॉल्यूशन मिलेगा। मतलब यहां पर भी आप लेयर टेस्ट परफॉर्म नहीं करवा पाओगे अगर आपने क्लोरीन वाटर को एकदम से डाल दिया तो। मेरी बात आपको समझ में आई क्या? ज्यादा बोलना पड़ेगा। अब एक बहुत बढ़िया चीज लिखी है इसने, है ना, एक बहुत बढ़िया चीज लिखी है कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है ना, ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो ये सॉल्यूशन था, आपका जो टेस्ट ट्यूब है, उस टेस्ट ट्यूब के अंदर ब्रोमाइड आयन भी प्रेजेंट हो और उसके अंदर आयोडाइड आयन भी प्रेजेंट हो। जब आप लेयर टेस्ट करवा रहे होंगे तो जो लेयर बनेगा
क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि लेयर पहले कौन सी बनेगी, पहले वॉलेट कलर की लेयर बनेगी या फिर रेडिश ब्राउन कलर की लेयर बनेगी। आप मेरी बात समझ रहे हो क्या? या आई माइनस आएगा बेटा, बी आर माइनस नहीं है, ये आई माइनस है ना, हाँ आई माइनस है। हाँ, अगर मान लीजिए आपका जो टेस्ट ट्यूब है उसके अंदर बी आर माइनस और आई माइनस दोनों आइंस प्रेजेंट है, तो सर जब आप लेयर टेस्ट करवाओगे, तो सर दो लेयर बननी चाहिए। क्वेश्चन ये आता है कि पहले लेयर किसकी बनेगी, वॉलेट कलर वाली बनेगी या फिर रेडिश ब्राउन कलर की मिलेगी। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि उसके अंदर जो लेयर बनती है वो किसकी बनती है, वो वॉलेट कलर की लेयर पहले बनती है। मेरा क्वेश्चन आपसे यह है, ऐसा क्यों हुआ? यस यस, जल्दी से बताओ बेटा, ऐसा क्यों हुआ? पहले वॉलेट कलर की लेयर्स बनेंगी, क्यों? ऐसा क्यों क्यों? हाँ जी हाँ जी, जल्दी बताइए, क्यों ऐसा? वेवलेंथ ऑफ कलर, अच्छा, वॉयलेट वीक बॉन्ड, अच्छा अच्छा, ओहो ओहो, ओ अच्छा जी अच्छा, वेवलेंथ ऑफ कलर बिकॉज ऑफ साइज, स्पेक्ट्रम, क्लोरीन वाटर के। भाई खुद को थप्पड़ मार लोगे क्या आप लोग? क्या लग रहा है, खुद को थप्पड़ मार पाओगे क्या तुम लोग? हैं? नहीं बता दो, मतलब क्या बता, खुद को थप्पड़ मार पाओगे खुद से, जोर से? अबे तुम एक बात बताओ, यहां हो क्या रहा है, आई माइनस का ऑक्सीडेशन हो रहा है I2 में। अब मेरा आपसे यह क्वेश्चन है कि आई माइनस का ऑक्सीडेशन पहले होगा या फिर बी आर माइनस का पहले होगा? अरे सर आई माइनस का पहले होगा, आई माइनस एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। अगर वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है बी आर माइनस के कंपैरिजन में, तो आई माइनस पहले ऑक्सीडाइज होगा, और आई माइनस पहले ऑक्सीडाइज होगा तो वॉलेट कलर की लेयर पहले बनेगी। बताओ यार, कैसी बात कर रहे हो, मतलब है? लिखवा रखा है यार तुम, रिड्यूसिंग पावर का ऑर्डर लिखवा रखा है, बताओ। हाँ, अगर मान लीजिए अगर रेडिश ब्राउन कलर की लेयर पहले बन गई ना, इसका मतलब आयोडाइड आयन प्रेजेंट ही नहीं है सॉल्यूशन के अंदर। अगर आयोडाइड आयन है तो पहले आई माइनस का ऑक्सीडेशन होगा, वो पहले अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है बी आर माइनस के कंपैरिजन में। यस, समझे? ठीक है सर, समझ गए सर, है ना? हाँ हाँ, हम समझ चुके हैं सर, हम बहुत बढ़िया ढंग से समझ चुके हैं सर। अब देखिए ये जो टेस्ट है ना, ये वाले टेस्ट तो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट, देखो सीधी सी बात। अब इसके बाद कुछ एक आधे रिएक्शंस और हैं, आप लोग चाहो तो और ध्यान में रख सकते हो। आप आई माइनस का टेस्ट मर्करी क्लोराइड के साथ भी कर सकते हो। HgCl2 का जो कलर होता है ना, स्कारलेट रेड होता है ना, अब ये नाम मत समझो तुम, ऐसे समझो रेड होता है, रेड है ना, स्कारलेट रेड कुछ नहीं है, ऐसे मान लो कि रेड होता है वो, है ना, रेड होता है। तो सर अगर आपने इसमें एक्सेस ऑफ Ki डाला तो इसका कलर कैसा हो जाएगा? सर सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स मिलेगा HgI4। अगर मान लो आपने यहां Ki लिया होता, अगर आप Ki सॉल्ट आपका Ki होता तो यहां बनता K2HgI4। बेसिक मीडियम में वो नेस्लर्स रिएजेंट बना देता, याद है आपको, है ना? तो ये रिएक्शन है, मतलब ठीक है, ये रिएक्शन थोड़ा सा स्कारलेट का मतलब ये रेड होता है भाई, कुछ नहीं होता और, है ना? अब इसमें रेड में शेड दे दो हल्का, है ना, हल्का सा हल्का रेड, डार्क रेड, ब्लड रेड, फलाना रेड, ढिमका रेड, स्कारलेट रेड, रेड ही है भाई, है ना? लेकिन सर ये तो वही बात होगी, लड़के जो होते हैं, लड़कों के लिए तो रेड रेड होता है ना? हम लोग ज्यादा चूजी नहीं होते ना, लड़के ज्यादा चूजी नहीं होते, है ना? वो ये कहते हैं कि भैया शॉप पे गए, भैया रेड कलर का पेन देना, है ना, तो दुकानदार समझ जाएगा रेड। और वहीं पर जनरली लड़कियां जो है वो ज्यादा स्पेसिफिक होती हैं, वो पता क्या बोलेगी, भैया एक क्रिम्सन रेड देना, दुकानदार कंफ्यूज। फिर कोई लड़की बोलेगी नहीं सर भैया वो एप्पल रेड देना, पागल, दुकानदार पागल। तीसरी आएगी बोलेगी भैया वो स्कारलेट रेड है क्या आपके पास? ओ भाई, हाथ जोड़ देगा, माताओं, रेड रेड होता है, ये कौन सा क्रिम्सन रेड, एप्पल रेड और मतलब स्कारलेट रेड, है ना? थोड़ा सा होता है, लड़कियां ज्यादा चूजी होती है ना, कलर को लेके, लेकिन ठीक है उसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है ना? लेकिन हमारे लिए रेड रेड होता है ना, ऐसा ही होता है, समझ रहे हो तुम लोग? हाँ, आओ एक, अगर आई माइनस का टेस्ट, आई माइनस एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, देखो मैं बार बार आपको कह रहा हूं, आई माइनस एक बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, Cu2+ को रिड्यूस कर देगा Cu+ में, है ना? बिल्कुल सही, ये रिएक्शन मैंने आपको डी एंड एफ लोक एलिमेंट में भी करवाई थी,
है ना। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट में भी करवाई थी, यस। हाँ, तो जब Cu2+ जो है वो I- को Cu+ में कन्वर्ट कर देगा और Cu+ I- के साथ रिएक्ट करके Cu2I2 बनाएगा, जिसका प्रेसिपिटेट होता है व्हाइट कलर का। और वहीं जो I2 खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा, I- से खुद ऑक्सीडाइज हो गया I2 में, और I2 जो बचे हुए I- के साथ रिएक्ट करके I3- बना लेगा। और I3- कलर अभी थोड़ी देर पहले बता चुका हूं, ब्राउन कलर का होता है। समझ रहे हो तुम लोग? यस। तो ये थोड़ा सा कई बार इस तरह का ये वाला रिएक्शन तो मैं आपको डी एंड एफ लोक में करवा चुका हूं ना। डी एंड एफ लोक एलिमेंट में ये रिएक्शन करवा रखी है मैंने। हाँ, सिर्फ वहां पर कलर नहीं करवाया था ना, कलर नहीं बताया था, है ना। मैंने आपको बताया था कि जो I- होता है उसके साथ Copper+2 ऑक्सीडेशन स्टेट में नहीं रह पाता, और Copper+1 में रहता है ना, क्योंकि जो I- है वो एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। यस, तो वो Cu2I2 बना लेता है, Copper+1 बना लेता है। ये हम लोगों ने वहां पर सिर्फ कलर की बात थी। इसका कलर आपको पता है, ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना, व्हाइट कलर का भी, सिर्फ कलर की बात अलग से थी, है ना। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। आइए 2024 जेई मेंस का एक क्वेश्चन है, 2024 जेई मेंस का एक क्वेश्चन कर लेते हैं। यस सर, ये सब कुछ याद करना पड़ेगा क्या बेटा? देखो, आइडियल चीज तो यही है कि ये सब कुछ याद करना पड़ेगा, है ना। मैं फिर बोल देता हूं, आइडियली तो ये सब कुछ याद करना पड़ेगा, लेकिन अब इसमें से कौन सी चीज याद करनी है मैं फिर कह देता हूं। जेई मेंस तक आप लोग सबके चक्कर में ना पड़े। अब जेई मेंस तक सिर्फ और सिर्फ जो आपका लैब मैनुअल है उसके आसपास की चीजें पढ़ ले। मैं आपको सीधी सीधी सी बात बताऊं, और अगर आप लोग सब कुछ पढ़ सकते हैं तो मैं तो कहता हूं उससे बढ़िया कुछ है ही नहीं, वो आप लोग बिल्कुल करें, है ना। हम्म। इस क्वेश्चन का 30 सेकंड का पोल आपकी स्क्रीन पर है। जेई मेंस 2024 का क्वेश्चन है। हाँ, करो देखिए फटाफट। और आप लोग अगर लैब मैनुअल को उठा के देखोगे ना भाई, उसमें ज्यादा रिएक्शंस नहीं दे रखी हैं। हाँ, उसमें ज्यादा रिएक्शंस नहीं दे रखी हैं। लैब मैनुअल में बहुत कम रिएक्शन है, और मैक्सिमम जो रिएक्शंस होती हैं वो मैक्सिमम क्वेश्चंस उन्हीं रिएक्शन से पूछ लेता है, कहीं ना कहीं उसी से आपका क्वेश्चन आ जाता है। समझ रहे हो? उसमें ज्यादा रिएक्शंस नहीं दे रखी हैं। लो सर, पोल खत्म होने जा रहा है सर। ट्रांस ऑर्गेनिक लेयर, अच्छा, ओ। लो सर, इसमें कई लोग निपटेंगे सर। इसमें 78% बच्चों ने सही जवाब दिया सर, क्या बात है सर। अभी मैं आपको बता के आऊं। अरे भैया, क्रोमियम पेंटाऑक्साइड बोले तो CrO5 सर। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है सर? मैंने कहा था बटरफ्लाई तितली जैसा स्ट्रक्चर होता है बेटा, तितली। ध्यान रखिएगा, तितली उड़ ना जाए। यस, देखो बेटा, यहां देखो सर, क्रोमियम डबल बॉन्ड तो -2+2, सिंगल बॉन्ड तो +1 -1 -1 +1 -1 +1 -1 +1 सर, टोटल चार्ज है +6। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है सर? +6 है सर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ये देखो सर, हाँ, ये देखो सर, खत्म है मामला, सेट है सर। आइए इस तरह का एक आधा क्वेश्चन और देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन भी देखिए। ये वाला क्वेश्चन भी जेई में पूछा गया क्वेश्चन है, लेकिन कौन से साल का है वो यहां लिखना भूल गया बंदा। ए एंड बी फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शंस आर। क्रोमाइल क्लोराइड जब NaOH के साथ रिएक्ट करता है तो ए बनता है, और ए जो है वो एसिडिक मीडियम में H2O2 के साथ रिएक्ट करके बी बना लेता है। और बताइए ए और बी क्या होगा? कौन से ऑप्शन पे टिक कर दिया जाए? हाँ जी, कौन से ऑप्शन पे टिक किया जाए? अरे बोलिए, बोलो बोलो। पोल दे दें अगर आप लोग कहो तो। सर, पोल दे दिया जाए। पोल आपकी स्क्रीन पर, स्क्रीन पर ये रहा सर। पोल आपकी स्क्रीन पर ये रहा सर। हाँ, पोल तुमने दे दिया भाई। दादा, पोल आ चुका है आपकी स्क्रीन पर। यस, पोल आपकी स्क्रीन पर है बेटा। हाँ जी, पोल आपकी स्क्रीन पर है।
सर बस आपके नोट्स पढ़ अरे भाई साहब नोट्स पढ़ लोगे तो भलाई हो जाएगा, भला मैं कह रहा हूँ भयंकर भला हो जाएगा। बिल्कुल, नोट्स से तो बढ़िया कुछ है ही नहीं, नोट्स पढ़ लो तो। सर देखो पोल खत्म हो गया ना सर, लो आओ फिर। यार ये सीधी सी क्वेश्चन थी यार, देखो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस तरह क्वेश्चन आते हैं जी मीन्स में, आसान आते हैं यार, मुश्किल नहीं आते हैं ना। ये लो सर देखिए, सर क्रोमाइल क्लोराइड का NaOH के साथ आपने रिएक्शन करवाया था तो Na2CrO4 बना, अभी थोड़ी देर पहले बताया। और Na2CrO4 एसिडिक मीडियम में H2O2 के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, CrO5 बनाता है। सर ये तो वही रिएक्शन है, क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट वाली रिएक्शन है। मतलब इस तरह का क्वेश्चन आपसे बना बनू के इस तरह का क्वेश्चन आपको दे सकता है। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, है ना, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस तरह का क्वेश्चन बना बनू के वो दे सकता है। ठीक है सर, दे सकता है तो कोई बात नहीं, हम लोग अब ऑक्सलेट आयन के बारे में पढ़ेंगे सर। यस, हम किसके बारे में पढ़ेंगे, हम सर ऑक्सलेट आयन के बारे में पढ़ेंगे सर। यस, एडवांस वाले भी करवाएंगे बेटा, है ना, एडवांस वाले भी करवाएंगे, आपको बताएंगे एडवांस के क्वेश्चंस किस तरह के आएंगे। सर एक नया आयन आ चुका है सर, ऑक्सलेट आयन। ये सर ऑक्सलेट आयन कौन से ग्रुप का है, एक बार बताइएगा जरा। ये ऑक्सलेट आयन कौन से सब ग्रुप में आता था, बताओ जरा। ये क्लास ए का है कि क्लास बी का है, और क्लास ए में भी सब ग्रुप ए का है, सब ग्रुप बी का है, या फिर क्लास बी में भी सब ग्रुप ए का है, सब ग्रुप बी का है, किसका है ये, जल्दी बताइएगा। हाँ हाँ जल्दी बोलो, अरे दादा जल्दी बताओ, ये कौन से का है। अरे सर ये क्लास ए का था, और क्लास ए का है, इसका मतलब सर ये वोलेटाइल कंपाउंड बनाता है विद एसिड्स, है ना, और एसिड में भी ये कॉन्सेंट्रेटेड एसिड के साथ वोलेटाइल कंपाउंड बनाता है ना, और उसमें सब ग्रुप बी का, सब ग्रुप 2 जो है ना उसका है सर। हाँ क्लास ए सब ग्रुप 2, हाँ भाई यही तो है। तो इसकी सॉल्युबिलिटी आपके सामने लिखिए कि जो अल्कली मेटल्स के ऑक्सीलेट्स होते हैं Fe2 के सॉल्युबल होते हैं, रेस्ट आर इनसॉल्युबल। ठीक है, ये बात तो अच्छी बात है, लेकिन हम लोग जैसे ही आयन का टेस्ट करते हैं सबसे पहले उसमें डालेंगे क्या, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। क्यों, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया क्योंकि ये सब ग्रुप ए क्लास ए का सब ग्रुप 2 का मेंबर है, और उनका जो डिटेक्शन है हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से करते हैं। आपने जैसे ही ऑक्सीलेट आयन, जैसे मान लीजिए टेस्ट ट्यूब है दादा, टेस्ट ट्यूब के अंदर ऑक्सीलेट आयन प्रेजेंट था, और आपने क्या किया, इसके अंदर ऊपर से डाल दिया कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। जैसे आपने डाला ये जो H2SO4 है उसने H+ दिया, ये H+ ऑक्सीलेट एसिड के साथ, ऑक्सीलेट आयन के साथ रिएक्ट करके ऑक्सैलिक एसिड बना लेता है। ये क्या है, H2C2O4। दिस इज योर ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड है ना, इसका नाम क्या है बेटा, दिस इज कॉल्ड एज ऑक्सैलिक एसिड। और ये जो ऑक्सैलिक एसिड होता है, जब आप इसको कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ हीट करते हो तो यहां से पानी बाहर चला जाता है सर, 2 गैसेस निकलती हैं, CO और CO2। और CO की क्या पहचान, CO गैस जो है उसकी क्या पहचान है, कौन बताएगा बेटा। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है उसकी क्या पहचान है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को मैं कैसे पहचानूंगा, बताओ, मैं कार्बन मोनोऑक्साइड को कैसे पहचानूं, कैसे पहचानूं। यस यस, जल्दी बोलो दादा, जल्दी बोलो, फटाफट बोलो। हाँ अरे सर कार्बन मोनोऑक्साइड बर्न्स विद ब्लू फ्लेम, हाँ बर्न्स विद ब्लू फ्लेम, हाँ सर ये बात आपने बिल्कुल सही कही सर। सर ये ब्लू फ्लेम के साथ बर्न होता है सर। और CO2 की क्या पहचान है, टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, है ना, ब्रिस्क एफरवेसेंस होती है, और साथ साथ टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। और यहां जो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट के, डाइहाइड्रेटिंग नहीं बे, ओ डिहाइड्रेटिंग, भाई पैसा कटेगा इसका, है ना, डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। यहां से H2O बाहर निकल रहा है। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 जो है वो एक पावरफुल डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, ये लिखा है, लिखा है ना। हाँ कार्बन मोनोऑक्साइड को वो कह रहा है सर इसको हम पहचान लेंगे स्मेल करके, स्मेल करोगे हैं कार्बन मोनोऑक्साइड को स्मेल करो। हाँ अरे भैया हमेशा याद रखो ऑक्सैलिक एसिड की पहचान कैसे होती है, या ऑक्सलेट आयन की पहचान कैसे होती है, 2 गैसेस निकलेंगी। एक गैस होगी जो ब्रिस्क एफरवेसेंस है ना, एंड विच टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, और दूसरी जो गैस होती है बर्न्स विद ब्लू फ्लेम, है ना। मतलब मान लो गैस बाहर निकल रही है, उसके ऊपर आप लाइटर माचिस की तीली लेके जाओ, एकदम से, भाई ये कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत खतरनाक गैस होती है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड एक बहुत खतरनाक गैस है ना, ये बहुत पॉइजनस होती है,
है ना, और ये आपका जो ब्लड होता है ना, ब्लड में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसके साथ बहुत भयंकर तरीके से रिएक्ट करती है ना। उसकी जो हीमोग्लोबिन की इस कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्शन करने की जो टेंडेंसी है ना, वो कहीं ज़्यादा है ना, बहुत ही ज़्यादा है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन, है ना। तो अगर मान लीजिए उसको ऑप्शन दोगे ना आप कि तुझे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करना है कि सीओ के साथ, तो सीओ के साथ रिएक्ट करता है ना, और फिर आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो सकती है और फिर उससे इंसान की डेथ भी हो जाती है, बहुत खतरनाक तरीके से, बहुत जल्दी डेथ हो जाती है। इसी वजह से ऐसा बोला जाता है हाँ, इसी वजह से ऐसा बोला जाता है कि कभी भी घर के अंदर जब सर्दियों का मौसम, अभी सर्दियों का मौसम आ रहा है, तो अंगीठी जला के सोते हैं ना जो लोग, है ना, तो वैसा अंगीठी जला के रात को सोना नहीं चाहिए, गैस वो बंद बंद करके, है ना, दरवाजे खिड़कियां बंद करके अंगीठी जला के नहीं सोना चाहिए, है ना। ऐसा इसलिए होता है बिकॉज जब जब वो अंगीठी जलाते हैं उसमें कोयला होता है, कोयले का कंबशन होता है, और वो कोयले का जो कंबशन होता है वो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनता है, यस। तो जब उसका कंबशन होता है ना कोयले का, तो वो इनकम्प्लीट कंबशन होता है। इनकम्प्लीट कंबशन जब कार्बन का होता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है। अब अगर मान लीजिए आपका जो रूम है वो क्लोज है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड बाहर जा नहीं पाएगी। आप सो रहे होगे तो आप इनहेल करोगे उस गैस को। जब इनहेल करोगे तो जो आपका सीओ है उसके साथ हीमोग्लोबिन बहुत भयंकर रिएक्ट करेगा, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा, और आपकी बॉडी में धीरे धीरे ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी कम होगी, कमी होगी। भगवान ना करे ऐसा हो, इस वजह से थोड़ी प्रिकॉशंस आपको रखनी होती है ना। देखो ये लिखा है कि CO बर्न्स विद ब्लू फ्लेम एंड CO2 टर्न्स लाइम वाटर मिल गई, मैं आपको पहले बता चुका हूं। लेकिन अगर मान लो, देखो यहां पर तो था ऑक्जेलिक एसिड, है ना, या ऑक्जेलेट आयन की पहचान आपने करी। अगर मान लीजिए ऑक्जेलिक एसिड ना होके फॉर्मिक एसिड होता, उसके अंदर फॉर्मेट आयन होता, और फॉर्मेट आयन में अगर आप लोग कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डालते तो सर फॉर्मिक एसिड बनता, और फॉर्मिक एसिड फर्दर CO देता H2SO4 के साथ रिएक्ट करके, वो CO2 नहीं देखा, CO2 नहीं देता। तो ये फॉर्मिक एसिड या फॉर्मेट आयन और ऑक्सिलेट आयन में ये आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो, आप उन दोनों में डिफरेंशिएट कर सकते हो। मेरी बात समझ रहे हो? यस, है ना, ये चीज कि जो आपका फॉर्मेट आयन होता है वो सिर्फ CO देता है, लेकिन वैसे ही हमारा जो ऑक्सिलेट आयन है सर, ऑक्सिलेट आयन CO तो देता ही है, CO के साथ साथ CO2 भी देता है सर, है ना। ये चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट थी। हाँ, चलिए जनाब। यस, आगे चलिए। हाँ, अब हम लोग टेस्ट करने वाले हैं ऑक्जेलिक एसिड का BaCl2 या फिर CaCl2 के साथ। ये तो बहुत फेमस रिएजेंट्स है ना, बैरियम का क्लोराइड और कैल्शियम का क्लोराइड। अगर मान लो मैं बैरियम क्लोराइड डालूंगा ऑक्जेलेट आयन के अंदर, तो व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलेगा किसका? बैरियम ऑक्जेलेट का। और अगर Ca2+ डाला तब भी व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलेगा किसका? कैल्शियम ऑक्जेलेट का। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि जो कैल्शियम ऑक्जेलेट है डाइल्यूट HCl के अंदर क्या हो जाता है? सोल्यूबल हो जाता है ना, और सॉल्युबल होकर क्या बना लेता है? कैल्शियम क्लोराइड प्लस H2C2O4। लिखा भी है इसने कि जो बैरियम ऑक्सिलेट इज सॉल्युबल इन H2C2O4, अमोनियम ऑक्सिलेट एंड CH3COOH, बट कैल्शियम ऑक्सिलेट इज इनसॉल्युबल इन ऑक्सिलिक एसिड। It is insoluble in sodium oxalate, ammonium oxalate and acetic acid, but soluble in dilute HCl and HNO3। इसी वजह से dilute HCl में soluble हुआ और CaCl2 प्लस ऑक्सैलिक एसिड H2C2O4 बना दिया। इसने एक इंफॉर्मेशन लिखी है, बस ऐसे ही आप लोग चाहो तो याद रख सकते हो कि जो कैल्शियम ऑक्सिलेट इज वन ऑफ द मोस्ट इनसॉल्युबल सॉल्ट ऑफ द ऑक्सिलेट, है ना। मतलब जो मोस्ट इनसॉल्युबल सॉल्ट ऑफ ऑक्सैलिक एसिड है, ऑफ ऑक्सिलेट है, वो कौन सा है? कैल्शियम ऑक्सिलेट। इसका मतलब क्या मैं ऐसे कह सकता हूं कि इस सॉल्ट के लिए जो KSP का वैल्यू होगा सर वो काफी कम होगा। अरे ये KSP नाम सुना सुना लग रहा है या सुना सुना लग रहा है दादा? ये KSP नाम सुना सुना लग रहा है या सुना सुना लिख रहा है? आज से पहले आप लोगों ने KSP कहां पढ़ा है महाराज? जल्दी बताओ देखिए। अरे भाई, आज से पहले आप लोगों ने KSP कहां पढ़ा है दादा? जल्दी बताओ ना यार, कहां पढ़ा है आपने KSP? हाँ सर, हमने सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पढ़ा है। हम लोगों ने पढ़ा है कि किसी भी सॉल्ट के लिए अगर KSP का वैल्यू जितना कम होता है सर, उसकी सॉल्युबिलिटी काफी कम होती है। और जैसे जैसे उसका KSP बढ़ता है, KSP काम आएगा हमारे, है ना। KSP की वैल्यूज काम आएगी जब हम लोग टेस्ट फॉर केटाइन स्टार्ट करेंगे ना, है ना। तो केटाइन के टेस्ट में KSP बहुत काम आएगा हमारे, है ना।
तो ध्यान रखिएगा इस चीज को। अच्छा एक बात और बताओ, ये जो रिएक्शन तुम्हारे सामने लिखी है, ये रिएक्शन तुम्हारी कहीं देखी देखी लग रही है क्या? हाँ, ये रिएक्शन तुम्हारी कहीं देखी देखी लग रही है क्या? हाँ, जल्दी बोलो। ये रिएक्शन तुम्हारी, हाँ हाँ, आयनिक इक्विलिब्रियम, यस बिल्कुल सही। हाँ, ये जो रिएक्शन आप लोगों के सामने लिखी है, ये रिएक्शन तुम्हारी कहीं देखी देखी लग रही है बेटा। यस, अरे ये रिएक्शन देखी देखी लग रही है क्या? अरे भाई साहब ये तो टाइट्रेशन, ओ भाई ये टाइट्रेशन नहीं करते थे क्या सर? हम लोग स्कूल में करते थे, ऑक्जेलिक एसिड होती थी उसकी टाइट्रेशन केमेनोफोर के साथ करवाते थे सर। केमेनोफोर एक बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। यहां एमएन की ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है, एसिडिक मीडियम के अंदर ये +7 ऑक्सीडेशन स्टेट से +2 Mn2+ में चला जाएगा। Mn2+ जो होता है वो लाइट पिंक होता है। अब देखो लाइट पिंक होता है, या फिर इसको आप कई जगह पर इतना लाइट होता है कि ये कलरलेस जैसा दिखाई देता है। और ऑक्सलेट आयन जो है, ऑक्सलेट आयन का ऑक्सीडेशन हो जाता है, CO2 बना देता है। यहां कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, यहां कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है। इसका n फैक्टर आप लोग लिखते थे 2 होता था। याद आएगा तुम्हें? ये टाइट्रेशन में यूज किया था। देखो ये तो लिखा है ऑक्सैलिक एसिड इज प्राइमरी टाइट्रेंट एंड इज यूज्ड टू स्टेंटराइज केमेनोफोर सॉल्यूशन। बोलो याद आएगा? हाँ हाँ सर, पिंक पिंक होता है। नहीं सर पिंक, सर पिंक लाइट पिंक होता है सर, पिंक बेबी पिंक होता है, पिंक ये वाला पिंक, वो ये रिएक्शन होती है, बस तुम ये ध्यान रखो। यस, तो ऑक्सैलिक एसिड की पहचान ये है, ऑक्सलेट आयन की पहचान ये हो सकती है कि केमेनोफोर जो कि पर्पल कलर का होता है, एसिडिक मीडियम के अंदर ऑक्सलेट आयन के साथ रिएक्ट करके वो लाइट पिंक या फिर कलरलेस में कन्वर्ट हो जाता है। ब्रिस्क एफरवेसेंस के साथ एक ऐसी गैस निकलती है ना, जिसको अगर आप लाइम वाटर में से पास करो तो इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, दैट मींस वो CO2 गैस होती है ना। बहुत बढ़िया सर, सर बहुत बढ़िया सर। सर हम लोग चाहे ना सर, अगर हम लोग चाहें तो हम AgNO3 के साथ भी टेस्ट करवा सकते हैं। ऑक्सलेट आयन का AgNO3 के साथ रिएक्शन करवाने पर Ag का ऑक्सलेट बनता है जो कि व्हाइट कलर का पीपीटी होता है। इसको बॉइल करने पे ये ऑक्साइड बना देता है Ag2O का, है ना। और ये जो व्हाइट पीपीटी है सॉल्युबल होता है डाइल्यूट HNO3 एंड NH3 सॉल्यूशन में। हालांकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन नहीं है, मैं आपको बता दूं, है ना। ये कुछ बहुत ज्यादा रिएक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है ना, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन नहीं है सर। यस, तो इस पे हम लोग ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, है ना। ये जो होती है वो होती है ना, ये होती है जो होती है। ये रिएक्शन थोड़ी सी ठीक है ना, ये रिएक्शन थोड़ी सी ठीक है। इसको आप लोग ऑक्सैलिक एसिड के ऑक्सलेट आयन के टेस्ट के लिए यूज कर सकते हो, है ना। क्या है सर इसमें हम लोग क्या करते हैं? हाइड्रेटेड मैग्नीज ऑक्साइड की बात करते हैं। इसमें हम लोग टेस्ट किसके साथ करवाते हैं? हाइड्रेटेड मैग्नीज ऑक्साइड के साथ। सर ये क्या होता है? देखिए ये रहा MnO2, मैग्नीज का ऑक्साइड है और वाटर भी प्रेजेंट है, तो हाइड्रेटेड मैग्नीज ऑक्साइड। इसका फॉर्मूला इस तरीके से भी लिखा होता है ना। आपकी श्रद्धा है, आप यहां से लिखना चाहो, आप ये वाला फॉर्मूला लिखना चाहो, इट्स योर चॉइस, आपकी श्रद्धा है सर ये, है ना। तो दिस इज ब्राउन पीपीटी, मैग्नीज, हाइड्रेटेड मैग्नीज ऑक्साइड, हाइड्रेटेड मैग्नीज ऑक्साइड। ये कैसा होता है सर? ये ब्राउन पीपीटी होता है। और ऑक्सलेट आयन के साथ जब इसकी रिएक्शन होती है, इस हाइड्रेटेड मैग्नीज ऑक्साइड के साथ रिएक्शन होती है, तो उसका कलर कैसा होता है? रेड कलर का सॉल्यूशन आपको दिखाई देता है, रेड कलर का सॉल्यूशन। पहले कैसा होता था? ये सर ब्राउन कलर का पीपीटी होता है जो कन्वर्ट हो जाता है किसमें? रेड कलर में। किसकी वजह से सर? ये ऑक्सलेट आयन की वजह से। तो ये जो रिएक्शन है थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। ये जो ऊपर वाली रिएक्शन आपके सामने लिखी है ना कि मैग्नीज का सल्फेट NaOH के साथ रिएक्शन करता है, मैग्नीज का हाइड्रोक्साइड बनाता है, ये रिएक्शन तो सारी दुनिया जानती है। यहां Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, NaOH के साथ रिएक्ट करेगा तो Mn का हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। लेकिन ये जो हाइड्रोक्साइड होता है ये एयर की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज हो जाता है और ये MnO2 बना लेता है +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो MnO2 बना लेगा और साथ में H2, तो ये हाइड्रेटेड मैग्नीज ऑक्साइड बन जाता है। यस, तो ये रिएक्शन थोड़ी सी ठीक है, दादा इसको ध्यान रखें। यहां हाइड्रेटेड मैग्नीज ऑक्साइड, ब्राउन कलर का पीपीटी, और ये ऑक्सलेट आयन के साथ H2SO4 की प्रेजेंस में रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है। एक क्वेश्चन मैं देने की गुस्ताखी करना चाहता हूं, अगर आप लोग कहो तो मैं कर लूं ये गुस्ताखी, है ना। मैंने एक क्वेश्चन आपको देने की गुस्ताखी कर ली है। यस, मैंने ये गुस्ताखी कर ली है बेटा। ये जो क्वेश्चन है इसको मैंने दे दिया है, आपकी स्क्रीन पर है, एक बार के लिए इसको अच्छे से पढ़िए।
यस, इसको एक बार के लिए आप लोग पढ़िए अच्छे से और मुझे बताइए क्या हम लोग आगे चल सकते हैं फिर। क्या इसका पोल दिया जा सकता है आपको? क्या आपको इसका पोल दिया जा सकता है क्या? नहीं नहीं, बताइए। दे दे पोल पक्का? लो सर पोल दो सर, है ना सर, पोल दो सर। इस क्वेश्चन का पोल आपके स्क्रीन पर मैंने डाल दिया है ना। मैंने इस क्वेश्चन का पोल आप लोगों की स्क्रीन पर डाल दिया है ना। पोल आपके सामने रहा, करिए। यस, पोल आप लोगों की स्क्रीन पर है। 2022 जे मेंस का क्वेश्चन है ना। 2022 जे मेंस का क्वेश्चन है। CO3 2 माइनस जो है और सल्फाइड आयन है, सल्फाइड आयन है और साथ में NO2 माइनस नाइट्राइट आयन है। कलरलेस गैस विच टर्न्स लेड एसिडेट पेपर ब्लैक, कलरलेस गैस विच टर्न्स एसिडिफाइड पोटेशियम क्रोमेट डाइक्रोमेट सॉल्यूशन ग्रीन, ब्राउन फ्यूम्स विच टर्न्स एसिडिफाइड KI सॉल्यूशन कंटेन स्टार्च ब्लू, कलरलेस गैस इवॉल्व विद ब्रिस्क एफरवेसेंस विच टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। अरे जल्दी बोलो। अरे सर देखो, ये तो मुझे दिख रहा है सर कि विच टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। सर ये कलरलेस गैस होती है, ब्रिस्क एफरवेसेंस के साथ निकलती है। सर ये ऐसा लग रही है सर जैसे CO2 की बात हो रही हो सर, ऐसा लग रहा है CO2 की बात हो रही हो सर। और CO2 कहां से आती है सर? सर कार्बोनेट साइन से आती है सर, कार्बोनेट आयन से आती है। बहुत बढ़िया। और देखिए सर, सर ऐसा लग रहा है, सर ऐसा भी लग रहा है। तो देखो इसका मतलब A का 4 के साथ मैच होगा। A का 4 के साथ मतलब एक ऑप्शन उड़ चुका है, एक ऑप्शन उड़ चुका है सर। सर ये जो नाइट्राइट आयन है ये कौन सी गैस देता है? सर ये NO2 गैस देता है। और NO2 जो है ब्राउन फ्यूम्स होते हैं विच टर्न्स एसिडिफाइड KI सॉल्यूशन कंटेनिंग स्टार्च ब्लू। क्यों? क्योंकि NO2 I माइनस को I2 में कन्वर्ट करता था और जो I2 है सर वो स्टार्च के साथ ब्लू ब्लैक कलर का सब्सटेंस बनाता था। तो D जो है वो 3 के साथ, D3 के साथ ये उड़ गया, D3 के साथ ये उड़ गया। एक ही ऑप्शन बचा सर, ऑप्शन नंबर A। यस सर, H2 सल्फाइड आयन क्या देगा? H2S गैस देगा और जो H2S है वो लेड एसिडेट के साथ रिएक्ट करके PBS ब्लैक ब्लैक। कौन सा ऑप्शन करेक्ट? डी ऑप्शन। रिजल्ट देख लेते हैं। 73% बच्चों ने सही जवाब दिया है। युवराज कुमार, आदिल, मोहिनी, श्रेयांश, श्रेयश चौधरी, कोविड लिटियन, विराज सिंह। ठीक है भाई साहब, ठीक है भाई। देखो इस तरह क्वेश्चन है ना। आपका 2022 जे मीन्स का एक क्वेश्चन है सर। थोड़ा सा और आगे चलिए ना सर, कोई एक आधा क्वेश्चन और हो तो सर करवा दो सर, है ना, भला हो जाएगा हमारा। मैंने कहा बेटा ये ले अगला क्वेश्चन तेरी स्क्रीन पर ये रहा। व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ AgCl डिसॉल्व्स इन एक्वस अमोनिया सॉल्यूशन ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ। बता। ये क्वेश्चन भी पता नहीं कितनी बार कर लिया हमने, बहुत बार आ चुका है ये वाला, है ना। ये वाली रिएक्शन काफी बार आ चुकी है। ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। व्हाइट प्रेसिपिटेट जो होता है AgCl का वो डिसॉल्व होता है एक्वस अमोनिया के अंदर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ। और इस क्वेश्चन का पोल मैं आप लोगों को देना चाहता हूं। आपकी स्क्रीन पर ये रहा। हाँ पोल आ गया दादा। ए भाई लोगों पोल आ गया, पोल है ना। पोल करो तुम लोग पहले। बाकी बकवास तुम बाद में करना, पहले पोल करो। हाँ जी, पोल आपकी स्क्रीन पर है ना। इसके बाद दो आयन और है, सल्फेट आयन और एक फॉस्फेट आयन। दोनों के टेस्ट पढ़ेंगे। छोटे छोटे टेस्ट हैं, उनके टेस्ट ज्यादा नहीं है ना, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है ना। एक एक दो टेस्ट इंपॉर्टेंट है दोनों के ना, सिर्फ वो हम लोग टेस्ट याद रखेंगे। ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी। सर देख लेते हैं सर इसका जवाब दीजिए सर। ऑप्शन नंबर सी बेटा इसका करेक्ट है। 71% बच्चों ने सही जवाब दिया है सर। वो है विराज, युवराज, वेदांत, ITN प्रिंस, श्रेयांश, श्रेयश चौधरी जी और चंदन कुमार जी। बहुत बढ़िया। कितनी बार करवाए, लास्ट क्लास में करवा रखा है। AgCl जो वो एक्वस अमोनिया में डिसॉल्व होता था, वहां पर ये लिखवा रखा था AgNH3 ट्वाइस प्लस। ये वाला कॉम्प्लेक्स बनता था। अरे ये यही तो है ओ भाई। अरे ये वाला नहीं है क्या? बताओ।
क्या दिक्कत आई है यार, तुम्हें बताओ। सर ये आसान है सर, सर कैसी बात कर रहे हो सर आप, सर आगे चलो सर आप, सर आप आगे चलो सर। और सर आप सल्फाइट, सॉरी सॉरी सल्फेट, सल्फाइट का टेस्ट तो पढ़ चुके हैं सर, आप सल्फेट आयन का टेस्ट करवा दो सर। सल्फेट, सल्फेट को टेस्ट करेंगे आज, है ना सर, आज सल्फेट का टेस्ट करेंगे। आइए जी सर, सल्फेट आयन का जो टेस्ट होता है, मैंने कहा था बताओ पहले तो सल्फेट आयन जो है वो कौन सी कैटेगरी का है, कौन सी क्लास का है, क्लास ए, क्लास बी। क्लास अगर ए का है तो कौन से सब ग्रुप 1 2, बी का है तो कौन सा सब ग्रुप 1 2, जल्दी बताओ, जल्दी बोलो। अरे मुन्ना, हाँ मोर क्वेश्चंस करेंगे भी, थोड़ा रुको। हाँ सर, अरे थ्योरी नहीं पढ़ोगे तो क्वेश्चन कहां से होंगे वे, सिर्फ है। हाँ जी, हाँ बहुत सारी जनता कह रही है सर ये क्लास ए का है। अबे नहीं है, कह रहा सर क्लास ए का सब ग्रुप 2। अबे क्लास ए के सब ग्रुप 2 में तो ये होते थे 4 हेलोजन और BCN, ये होता था नाइट्रेट, ऑक्जेलेट, बोरेट। अब ये वाला और ये वाला हमने नहीं पढ़ा है क्योंकि हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, बाकी सारे हम लोगों ने पढ़ लिए। तो सर ये SO4 तो उसमें आता ही नहीं था बेटा, ये क्लास बी में है और उसके सब ग्रुप 1 में है। सल्फेट और फॉस्फेट वहां पर पढ़ाया जाता है। इसका मतलब सर इनका जो इनका जो वो होगा, इनका जो डिटेक्शन होगा सर वो अब किसी वोलेटाइल कंपोनेंट के थ्रू नहीं होगा। इसका मतलब ये वो आयंस होंगे जो एसिड के साथ किसी वोलेटाइल कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं करेंगे, है ना। तो यहाँ गैस वैस रिलीज नहीं होगी, यहाँ पर बनेगा इनका प्रेसिपिटेट। हम लोग क्या करेंगे, प्रेसिपिटेट से इनको पहचानते हैं। याद आया कुछ तुम्हें, है ना। प्रेसिपिटेट से हम लोग पहचानते हैं, याद आया कुछ। तो सर प्रेसिपिटेट से कैसे पहचानते हैं, देखिए आप सबसे पहले क्या करते हो, आपका जो टेस्ट ट्यूब है महाराज, उस टेस्ट ट्यूब के अंदर सल्फेट आयन प्रेजेंट है और उसके अंदर ऊपर से आप डाल देते हो बेरियम क्लोराइड। सर बेरियम सल्फेट का व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है। ये रिएक्शन मेरे हिसाब से आप कक्षा 8 से पढ़ रहे होंगे और पढ़ते पढ़ते आज 12 में तो पढ़ चुके हो, अभी तक तो कम से कम बेरियम सल्फेट का तो कलर याद हो ही गया होगा। और ये जो बेरियम सल्फेट होता है सर, ये हॉट कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ डिसॉल्व हो जाता है। किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ पाई सल्फेट। दिस इज soluble इन वाटर। यस, और वहीं पर यहां लिखा हुआ है कि जो बेरियम सल्फेट होता है ये वार्म डाइल्यूट HCl डाइल्यूट HNO3 में सॉल्युबल नहीं होता, इसी वजह से हॉट कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 या HCl डालने की जरूरत होती है। लेकिन वहीं पर अगर तुम्हारे पास बेरियम का सल्फाइट होता ना, ये तो सल्फाइट होता अगर, तो वो सॉल्युबल हो जाता है डाइल्यूट मिनरल एसिड्स में, है ना। मिनरल एसिड्स में, जैसे डाइल्यूट एसिड्स, मिनरल एसिड्स मतलब जो ऑर्गेनिक एसिड्स नहीं है, HCl है, HNO3। बेरियम का जो सल्फाइट होता है वो सॉल्युबल हो जाता है, लेकिन बेरियम का जो सल्फेट है वो डाइल्यूट मिनरल एसिड्स में सॉल्युबल नहीं होता। उसको सॉल्युबल करवाने के लिए कॉन्सेंट्रेटेड HCl या फिर साथ में आपको कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की जरूरत पड़ती है। यस, ये दोनों में डिफरेंशिएट करना हो, अगर मान लीजिए कि सल्फेट था या सल्फाइड था, दोनों ही व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट होते हैं, तो ये सल्फेट था कि सल्फाइड था, उसके लिए आप लोग डिसॉल्व करवा के देख सकते हो कि अगर वो डिसॉल्व हो जाए डाइल्यूट के अंदर तो वो सल्फाइड था, यहाँ SO3- आयन रहा होगा, और अगर वो नहीं होता इसका मतलब वो सल्फेट था, यहां पर हमारा सल्फेट SO4 आयन रहा होगा। यस, कौन आया, हाँ कौन है सर। AgNO3 के साथ रिएक्शन करवा के देखो, मैंने कहा बेटा Ag का सल्फेट बनेगा, है ना, सिल्वर का सल्फेट बनेगा, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है, कोई बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन नहीं है। वैसे ये रिएक्शन भी कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेड एसिटेट के साथ रिएक्शन, लेड एसिटेट के साथ रिएक्शन करवाने से लेड सल्फेट बन जाएगा, इसका भी व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है ना, कोई बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन नहीं है, लेकिन ठीक है लिखने के लिए हमारे पास है ना। ये तो सर सीधी सीधी एसिड बेस रिएक्शन है सर, देखो ना, Ag प्लस SO4 के साथ रिएक्ट करके Ag2SO4 बनाता है, Pb2 प्लस SO4 के साथ रिएक्ट करके PbSO4 बना देगा, है ना। हाँ सर रिएक्शंस मतलब, अरे बेटा देखो यहां पर PbSO4 बना, व्हाइट प्रेसिपिटेट बना लेड सल्फेट का, है ना। अब हल्का सा ये जो लेड सल्फेट का व्हाइट प्रेसिपिटेट है ये बहुत सारी चीजों में सॉल्युबल होता है, जैसे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 में सॉल्युबल होता है सर, ये अमोनियम एसिटेट में सॉल्युबल होता है, ये अमोनियम टार्ट्रेट में सॉल्युबल होता है। अच्छा ये टार्ट्रेट क्या होता है, टार्ट्रेट, अरे आप लोगों ने नाम सुना है टार्ट्रिक एसिड,
है ना। हाँ, क्या आप लोगों ने टार्ट्रिक एसिड का नाम सुना? हाँ सर, उसका जो सॉल्ट होता है अमोनिया सॉल्यूशन में, अमोनियम टार्ट्रेट और साथ में एक्सेस ऑफ NaOH, ये सॉल्युबल होता है इन सब में। क्वेश्चन आपसे कभी ये पूछा जा सकता है किसकी वजह से सॉल्युबल होता है? मैंने कहा ये देखिए, ये लिखा हुआ तेरे सामने, ये रहा अमोनियम टार्ट्रेट, ये रहा तुम्हारा एक्सेस ऑफ NaOH, ये रहा तुम्हारा अमोनियम एसिडेट, दिस इज कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। PbSO4 लेड सल्फेट इन सब में सॉल्युबल होता है बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ दीज सॉल्युबल कॉम्प्लेक्सेस। ये कॉम्प्लेक्सेस बनाता है, इस वजह से ये सॉल्युबल होता है। हाँ, इमली, इमली, अच्छा अच्छा, टार्ट्रिक एसिड, ओ ओ ओ, इमली में, हाँ इमली में टार्ट्रिक एसिड, अच्छा। टॉलेंस टेस्ट देता है टार्ट्रिक एसिड, हाँ हमें क्या मतलब है टॉलेंस टेस्ट दे ना दे, हाँ वो तुम ऑर्गेनिक में दिलवाओ ये वाले टेस्ट। हाँ हाँ भैया, हमें हमारे इनऑर्गेनिक के अंदर टॉलेंस टेस्ट का हमें कोई लेना देना नहीं है ना सर। कोई ये वाली रिएक्शन थोड़ी सी आप लोग याद रख सकते हो, ये वाली रिएक्शन विद मर्करी नाइट्रेट है ना, मर्करी का मर्क्यूरिक नाइट्रेट है, उसके साथ रिएक्शन, सल्फेट आयन मर्करी नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है? बेसिक मर्करी सल्फेट बनाता है। बेसिक मर्करी सल्फेट, ये रहा सर मर्करी सल्फेट, बेसिक है तो यहां मर्करी का हाइड्रोक्साइड होना चाहिए था। कोई मुझे बता सकता है मरकरी का हाइड्रोक्साइड क्यों नहीं है यहां? यहां मरकरी का ऑक्साइड क्यों? ये येलो कलर का प्रेसिपिटेट होता है, रिएक्शन पहले भी आई है। ये जो कंपाउंड है सर, वो ये वाला कंपाउंड आज से पहले भी आया है, मैंने आपको वहां पर लिखवाया था। बताओ भाई, बोलो बोलो सर। बेसिक कॉपर कार्बोनेट जो होता है उसमें तो कॉपर हाइड्रोक्साइड होता है, और यहां आपने बेसिक मरकरी कार्बोनेट, बेसिक मरकरी सल्फेट लिखा, और उसके अंदर सर आपने हाइड्रोक्साइड लिखा ही नहीं सर। सर ऐसा क्यों सर? ये नाइंसाफी क्यों सर? ये नाइंसाफी क्यों? अरे बेटा इसलिए क्योंकि जो मरकरी होता है उसका हाइड्रोक्साइड +2, Hg2+ का हाइड्रोक्साइड स्टेबल नहीं होता। उनके हाइड्रोक्साइड्स एक्वा सॉल्यूशन में एग्जिस्ट ही नहीं करते, तो क्या एग्जिस्ट करते हैं? उनके ऑक्साइड्स एग्जिस्ट करते हैं। इस वजह से ये Hg जो मरकरी का हाइड्रोक्साइड है वो क्या बना देगा? Hg का ऑक्साइड बना देगा। दिस इज बेसिक मरकरी सल्फेट, येलो कलर का प्रेसिपिटेट होता है। ये जो कंपाउंड हमारे लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इस कंपाउंड के बारे में आपको ध्यान रखना है ना, क्योंकि जनरली ऐसा होता है कि जैसे ही बेसिक मरकरी कार्बोनेट का नाम लिया जाए या मरकरी सल्फेट का नाम लिया जाए, बेसिक का नाम आते ही हम लोग ये लिखते हैं कि वो HgOH होल ट्वाइस होगा। बेसिक का नाम होते ही OH, OH हमारे दिमाग में OH आता है ना, OH माइनस आयन आता है, लेकिन यहां पर OH माइनस आयन नहीं होता है ना। ये चीज छोटी सी है जो आपको ध्यान में रखनी है। अच्छा, एक होता है मैचस्टिक टेस्ट, मैचस्टिक टेस्ट है ना, माचिस की तीली। अरे सर बताओ सर, ये माचिस की तीली क्यों? अरे मैंने कहा यार इसलिए माचिस की तीली बिकॉज जो हमारी लैब होती है ना, लैब लैब सुनो सुनो, हाँ सुनो, जो हमारी लैब होती है ना, उस लैब के अंदर वो बंसन बर्नर बुर्नर बहुत सारी चीजें जलानी पड़ती है ना, तो जलाने के लिए माचिस तीली वगैरह रखी होती है। तो हम लोग उस माचिस की तीली की हेल्प से भी सल्फेट आयन का टेस्ट कर सकते हैं। लेकिन सर एक बात बताऊं सर, जलाने के लिए ना आजकल माचिस की जरूरत नहीं पड़ती सर। सर कई बार तो बिना धुआं उठे लोग जल जाते हैं सर। मतलब आजकल उसकी जरूरत नहीं है सर, लाइटर की जरूरत नहीं है, माचिस की जरूरत नहीं है, लोग जल रहे हैं सर ऐसे ही, है ना। मैंने कहा बात तो तेरी सही है, मतलब है ना। अब उन लोगों का इलाज किया नहीं जा सकता भाई, है ना, वो लोग अपनी आदत से परेशान है ना। हाँ हाँ, नहीं क्या सही नहीं बोल रहा क्या? हम्म। हाँ कह रहा है ये इंपॉर्टेंट, हाँ बेटा ये वाली बात इंपॉर्टेंट है मेरी, है ना, ये बात। हम्म। नहीं देखा होगा तुम लोगों ने। अब क्या बुआ बुआ को क्यों बदनाम कर रहे हो बे तुम? हैं? कोई भी हो सकता है ना। और कभी थोड़ा हंसते मुस्कुराते रहा करो, फोटो वोटो डाल दिया करो 5-7, है ना, कहीं घूम फिर के आ जाओ, है ना, कभी यार दोस्तों के साथ 2-4 पार्टी की फोटो डाल दो। कई लोग होंगे जो जल भून चुके होंगे, बोले बड़ा पैसा हो गया आजकल,
क्या बात, आजकल बड़ा खुश रहता है। अरे तो रोए फिर, खुश ना रहे तो इंसान है? बताओ, हद है यार। तो मतलब है ऐसा, है ना। हाँ, आओ सर आइए, है ना। मतलब ऐसा ही होता है ना कि जो लोग आपकी बराबरी नहीं कर पाते फिर वो बुराई करते हैं। नहीं, अब ये आपको अभी तो क्यों छोटे, अभी अब बालक हो, अभी है ना, अब बालक हो, अभी छोटे हो, अभी इन सारी चीज़ों के बारे में जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे ना, जैसे जैसे लाइफ आगे चलेगी, वैसे वैसे ये एक्सपीरियंस होता जाएगा आपको, है ना। तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का, है ना। हाँ, कोई ज़्यादा बुराई कर रहा है ना, तो मतलब इसका मतलब वो आपके जैसा बनना चाहता है लेकिन बन नहीं पा रहा है ना। है ना। हाँ हाँ, समझ रहे हो तुम मेरी बात को। तो इस वजह से क्योंकि वो बन नहीं पा रहा तो क्या करे फिर वो बुराई करना, ये इंसान की फितरत होती है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपने जानने वालों की, अपने रिश्तेदारों की खुशियों में शरीक होना चाहते हैं, खुशियों में खुश होते हैं, ऐसे बहुत कम लोग होते हैं, है ना। और जनरली लोग कंपटीशन करते हैं, है ना। तो अगर ऐसे लोग हैं आपकी लाइफ में तो थोड़ा संभाल के रखिएगा ऐसे लोगों को, है ना, क्योंकि ये बहुत कम लोग होते हैं, है ना, कि जो तुम्हारे साथ खुश होते हैं। तुम खुश हो, तुम आगे बढ़ रहे हो, तो ये लोग भी खुश होते हैं कि यार नहीं, यार ये बच्चा अच्छा कर रहा है, ये मेरा फ्रेंड अच्छा कर रहा है ना। तो सामने से तो चलो ठीक है, आपके मुंह पे आगे तो कौन बोलेगा कि भाई तेरी तेरी अ, उससे मुझे जलन हो रही है, सामने से तो कोई नहीं बोलेगा, लेकिन मन में लोगों के रहता है ना। आओ, समझ चुके हो। हाँ सर, ऐसी बात ना, हम ऐसी बात तो ऐसे ऐसे समझते हैं सर, ऐसे। सर जो आप नहीं समझाना चाहते ना, वो भी हम समझ जाते हैं सर, है ना। हाँ, यस। आओ सर, सर मैथस्टिक टेस्ट, सर कहाँ थे और कहाँ चले गए सर। माचिस की तीली, इतनी सी तीली होती है सर, मतलब समझो आप, है ना। सर ये बैरियम सल्फेट, ये बैरियम सल्फेट का व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है, ये हम लोग बना सकते हैं बड़े आराम से ना। सल्फेट आयन है हमारे पास, बैरियम क्लोराइड डाला उसमें और बैरियम का सल्फेट बन गया व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट, ठीक है सर। अब आपको क्या करना है, इस बैरियम सल्फेट का पेस्ट बनाना है, किसके साथ? सोडियम कार्बोनेट के साथ, है ना। इसमें अंदर सोडियम कार्बोनेट डाला और उसका पेस्ट बना लिया, है ना। और वो जो पेस्ट है उसको क्या करना, आपकी जो माचिस की तीली होती है, अप्लाई ऑन द वन एंड ऑफ द मैचस्टिक, है ना। आप माचिस की तीली के ऊपर उस पेस्ट को लगा देना। चाहो तो आप माचिस की तीली ले लो या फिर कोई और वुडन स्टिक भी ले सकते हो, है ना। आप चाहो तो कोई भी वुडन स्टिक ले सकते हो, लेकिन ये माचिस की तीली क्यों ली, नाम इसका मैचस्टिक टेस्ट ही क्यों पड़ा? बिकॉज ये हमारे पास अवेलेबिलिटी इसकी आसान है ना, आसानी से मिल जाती है। यस, हाँ, इस वजह से। ठीक है सर, वो माचिस की तीली के एक साइड में हमने क्या किया, वो लगा लिया, है ना, पेस्ट लगा दिया बैरियम सल्फेट और सोडियम कार्बोनेट का, और उसको हमें रिड्यूसिंग रिड्यूसिंग फ्लेम में बर्न करना है। अरे भैया, रिड्यूसिंग फ्लेम में बर्न करने का मतलब, रिड्यूसिंग फ्लेम में क्या प्रेजेंट होगा? अनबर्न्ड कार्बन प्रेजेंट होगा, और वो क्या करेगा, यहां पर सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है, ये एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ये इसको कन्वर्ट कर देगा किसमें? Na2S सल्फाइड, सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है, और साथ में बैरियम कार्बोनेट बनेगा, और एक गैस निकलेगी विच बर्न्स विद ब्लू फ्लेम, एंड दिस पर्टिकुलर प्रेसिपिटेट, उसका कलर क्या है? व्हाइट प्रेसिपिटेट, है ना। पहले व्हाइट प्रेसिपिटेट बना, फिर वापस से व्हाइट प्रेसिपिटेट बना, लेकिन पहला वाला व्हाइट प्रेसिपिटेट बैरियम के सल्फेट की वजह से था, दूसरी बार जो व्हाइट प्रेसिपिटेट है वो बैरियम के कार्बोनेट की वजह से है। मेरी बात समझिए आप लोग। यस, यस, मेरी बात समझ में आ रही है आपको? तो ये बैरियम सल्फेट सोडियम कार्बोनेट के साथ रिड्यूसिंग फ्लेम में बर्न होगा, Na2S बनाएगा, बैरियम कार्बोनेट बनेगा, और साथ में CO गैस, है ना, वो निकलेगी। ये याद है ना, वो रिड्यूसिंग फ्लेम वाला, वो फूंकने से, वो ब्लो ब्लो पाइप से वो रिड्यूसिंग फ्लेम को बाहर निकालते थे, याद है क्या तुम्हें? अरे वो मेथड बताया था, मतलब वो याद है क्या तुम्हें? ओ भाई लोगों, दादा, अरे कुछ कुछ याद है कि मतलब ऐसे ही भूल चुके हो? याद है ना, याद है ना। यस, और मैंने आपको ये भी बोला था, फूंक मारने की विधि भी बताई थी ना, फूंक मारने का तरीका भी बताया था आप लोगों को, याद है? हाँ, फूंक मारने का तरीका भी बताया था ना। हाँ, वही 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 वही। बहुत बढ़िया। तो अब देखिए,
अब ये जो Na2S है, देखो ये जो Na2S है, इस Na2S के अंदर कौन सा आयन प्रेजेंट है सर? इसके अंदर सल्फाइड आयन प्रेजेंट है, और सारी दुनिया जानती है कि जो सल्फाइड आयन होता है वो सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड के साथ रिएक्ट करके, सर वो सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड के साथ रिएक्ट करके पर्पल कलर का कॉम्प्लेक्स बनाता है। सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट हम लोग पढ़ते थे, याद आएगा तुम्हें, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट होता था, और इसमें सारी चीजें इंपॉर्टेंट जो है वो हमसे एग्जाम में पूछ भी लेता था, है ना। तो इस सल्फाइड आयन जो निकला, इस सल्फाइड आयन का आप लोग पता लगा सकते हो सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट से। और भी टेस्ट किया जा सकता है ना। ये जो सल्फाइड आयन है Na2S, ये सल्फाइड आयन किसके साथ रिएक्ट कर सकता है? Ag के साथ, और क्या बना सकता है? Ag2S का ब्लैक प्रेसिपिटेट बना देगा, है ना। Ag2S का ब्लैक प्रेसिपिटेट बना देगा। तो सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। इस रिएक्शन में जो सल्फाइड आयन बना, आप उसका फर्दर टेस्ट कर सकते हो। यस, बधाई हो, बधाई हो, हम लोगों ने सल्फेट आयन का टेस्ट भी खत्म कर दिया। सल्फेट आयन का टेस्ट हो गया। अब हमें एक एनायन और है जिसके बारे में हमें और पढ़ना है, और उसका नाम है फॉस्फेट एनायन। यस, और कौन सा है? फॉस्फेट एनायन। हमें एक और टेस्ट करना है, और वो टेस्ट किसका है? फॉस्फेट का। सर PO4 3-। देखिए ये जो फॉस्फेट आयन है ना, इस फॉस्फेट आयन का एक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इस फॉस्फेट आयन का एक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो जो टेस्ट है मैं बताऊं वो कौन सा है? वो ये वाला टेस्ट है। ये टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी गुड, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फॉस्फेट आयन के इस टेस्ट की पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी ही सबसे मैक्सिमम होती है। जब भी फॉस्फेट आयन पूछा गया ना, लगभग हर बार यही वाला क्वेश्चन आया। हम लोग क्या करते हैं? फॉस्फेट आयन के टेस्ट के लिए टेस्ट करवाते हैं उसका अमोनियम मोलिब्डेट के साथ, है ना। ये मोलिब्डेनम, मोलिब्डेनम ये रहा, है ना। अमोनियम मोलिब्डेट के साथ इसकी रिएक्शन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ HNO3। साथ में हम लोग क्या ऐड करते हैं? उसमें HNO3 ऐड करते हैं। तो जैसे मान लीजिए आपका आपका जो सॉल्ट है सर, ये जो हमारी टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर कौन सा सॉल्ट प्रेजेंट है सर? इस टेस्ट ट्यूब के अंदर प्रेजेंट है फॉस्फेट आयन, और ये जो फॉस्फेट आयन है HNO3 के प्रेजेंस में अमोनियम मोलिब्डेट के साथ रिएक्ट करके एक बहुत शानदार टेम्परेचर जो है वो लेस देन 40 डिग्री सेल्सियस इसमें होना चाहिए। ये जो श्रद्धा हो वो वाला फॉर्मूला आप याद रख सकते हो, अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट। बस इसका जो फॉर्मूला है ये इंपॉर्टेंट है ना। फॉर्मूले पे क्वेश्चन पूछेंगे, सोचिए। ये एक ऐसा टेस्ट है, ये एक ऐसा कंपाउंड है कि उस कंपाउंड के फॉर्मूले पे टेस्ट पूछेंगे। और इसका जो प्रेसिपिटेट होता है कैसा होता है? कैनरी येलो प्रेसिपिटेट। क्या बात है, मतलब कैनरी येलो, एकदम ब्राइट शाइनिंग येलो कलर का प्रेसिपिटेट आपको मिलेगा। ब्राइट शाइनिंग कैनरी जो होता है ना, वो एक बर्ड होता है, बर्ड बर्ड जो होता है ना, पक्षी पक्षी होता है, और वो किस कलर का होता है? येलो कलर का प्रेस होता है। इस वजह से इसका नाम भी पड़ गया कैनरी येलो प्रेसिपिटेट। यस, इंपॉर्टेंट है बेटा। अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट यहां से बनता है। इसका फॉर्मूला मैं आपको फिर बोल देता हूं। फॉर्मूला इसका इंपॉर्टेंट है ना। ये फॉर्मूले थोड़े से ध्यान रखिएगा। ये सारे फॉर्मूले एक ही तरीके के हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में लिखा गया है ना, वो ध्यान रखिएगा आप लोग, है ना। हाँ, वो बर्ड होता है और जिसका कलर ऐसा होता है। बाकी के जो टेस्ट है ना, वो कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है बेटा। देखो जैसे मान लो BaCl2 के टेस्ट है, BaCl2 का टेस्ट है, बेरियम फॉस्फेट बनता है, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है, ठीक है, अच्छी बात है। AgNO3 के साथ रिएक्ट करो, Ag का प्रेसिपिटेट बनेगा, Ag का फॉस्फेट बनेगा, येलो कलर का प्रेसिपिटेट होता है। अब ये तो चलो सीधी सीधी रिएक्शन लिखने में दिक्कत नहीं आएगी, दिक्कत ये आएगी सिर्फ इनका कलर याद करने में। लेकिन इन पे बहुत कम क्वेश्चंस पूछे गए, ज्यादा जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो इस वाले टेस्ट पे पूछे गए, अमोनियम मोलिब्डेट, है ना। ये टेस्ट हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है ना। ये टेस्ट हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और एक और भी है, रिएक्शन विद मैग्नीशियम मिक्सचर, है ना। रिएक्शन विद मैग्नीशियम मिक्सचर या फिर मैग्नीशियम नाइट्रेट रिएजेंट, दोनों में से किसी के साथ भी रिएक्शन करवाइए। मैग्नीशियम मिक्सचर क्या होता है? यस, मैग्नीशियम मिक्सचर क्या होता है सर? मैग्नीशियम मिक्सचर होता है MgCl2 का अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड के साथ मिक्सचर, दैट इज कॉल्ड एज मैग्नीशियम मिक्सचर। यहां पर क्या होगा? मैग्नीशियम मिक्सचर से क्या आएगा? Mg2+, और NH4OH, NH4Cl से क्या मिलेगा मुझे? NH4+ आयन मिलेगा। फॉस्फेट आयन इनके साथ रिएक्ट करके व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनाता है, और AgNO3 के अंदर जो कि कन्वर्ट हो जाता है किसमें? येलो रेड में, Ag के फॉस्फेट की वजह से। यस,
ये जो टेस्ट है सिमिलर टेस्ट ही कौन देता है? आर्सेनेट, AsO4 3- सिमिलर टेस्ट देता है। हालांकि आर्सेनेट हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन क्योंकि हम लोग फॉस्फेट पढ़ रहे थे तो फॉस्फेट के साथ मैंने आर्सेनेट का टेस्ट लिख दिया है। हालांकि आर्सेनेट जो है वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, मैं फिर बोल देता हूं, है ना। तो आप लोग चाहो तो ये वाले जो रिएक्शन है इसको चाहो तो छोड़ सकते हो, ऐसा कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है। सिर्फ दोनों में जो आप लोग देखना जो डिफरेंस है वो इतना सा है, जहां फॉस्फोरस लिखा है ना उसकी जगह आर्सेनिक लिखा है AS, इस वजह से AS। सिर्फ इतना सा डिफरेंस है फॉर्मूले के अंदर, सब जगह पर सिर्फ और सिर्फ इतना ही डिफरेंस है। इस वजह से मैंने ये वाला टेस्ट आर्सेनेट आयन का लिख दिया है, क्योंकि जो दोनों टेस्ट हैं वो बिल्कुल सिमिलर हैं, एक जैसे टेस्ट है। फॉर्मूले में सिर्फ AS लिखा है, यहां P लिखा है, और कोई डिफरेंस नहीं है। यस, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बधाई हो, बधाई हो। हमने एनाइंस के जो टेस्ट हैं वो लगभग खत्म कर दिए, है ना। सर आप ऐसा क्यों बोल रहे हो कि लगभग खत्म कर दिए? क्या इसका मतलब सारे खत्म नहीं हुए हैं क्या? मैंने कहा बेटा, थायोसल्फेट, फ्लोराइड और बोरेट, ये जो टेस्ट है ये मेंशन नहीं कर रखे कहीं पर भी, है ना। ये सिलेबस में कहीं पर भी मेंशन नहीं कर रखे। यस, ये कहीं पर भी मेंशन नहीं कर रखे, ना मेंस में, ना एडवांस में, ना ये लैब मैनुअल में दे रखे। इस वजह से मैंने ये वाले आयंस के टेस्ट नहीं करवाए। तो सर क्या कभी करवाओगे भी नहीं क्या? मैंने कहा मैं इसकी रिकॉर्डिंग कभी दे दूंगा तुझे, है ना। इसकी रिकॉर्डिंग मैं तुझे कभी दे दूंगा, तो कभी ये जो टेस्ट है तेरा मन करे कि एडवांस के लिए मुझे इसमें से कुछ पढ़ना है ना, तो तू पढ़ लेना, है ना। तेरी श्रद्धा है, तेरी मर्जी है, लेकिन इसको देख लेना, मतलब, है ना। कभी मेंस के सिलेबस में ना एडवांस के सिलेबस में मेंशन नहीं किया हुआ है, लेकिन ये जो थायोसल्फेट है ना, ये मेंशन ना करके भी इसके क्वेश्चंस पूछे गए, है ना। मेंशन ना करके भी इसके क्वेश्चंस पूछे गए, तो इस वजह से मैं इसका दूंगा तो सही आपको सेशन, है ना, ये दूंगा तो सही, लेकिन अभी नहीं। जब हमारा एक बार के लिए सिलेबस खत्म हो जाएगा फिर उसके बाद, ठीक है। ऑल राइट, वेरी गुड सर, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। सर हमें पढ़ना है केटाइंस के टेस्ट, है ना। हमें पढ़ने हैं केटाइंस के टेस्ट, टेस्ट फॉर केटाइंस। जैसे एनाइन के टेस्ट थे ना, है ना, जैसे एनाइंस के टेस्ट थे ना, वैसे ही केटाइन के टेस्ट है भाई। वही रिएक्शंस हैं, वही सब कुछ काम करना है तो है, अब क्या कर सकते हैं, है ना। सर हमारे सिलेबस में जितने भी केटाइंस हैं, हाँ ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा बेटा, आज ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, है ना। थोड़ा थोड़ा बहुत जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको देता हूं। टेस्ट कोई सा भी, किसी भी केटाइन का टेस्ट आज हम लोग नहीं पढ़ेंगे ना, किसी भी केटाइन का टेस्ट हम लोग आज नहीं पढ़ेंगे। सिर्फ छोटी मोटी सी इंफॉर्मेशन है कि केटाइन का टेस्ट कैसे किया जाता है, कौन सी चीज को ध्यान में रखा जाता है, सिर्फ उतना सा पढ़ेंगे ना, हल्का फुल्का, हल्का फुल्का पढ़ेंगे। आज ज्यादा टेस्ट वेस्ट नहीं करेंगे ना, अब इतना तो कर लोगे। हाँ आओ सर, देखो चलो ठीक है। देखिए हमें ना जो केटाइंस पढ़ने होते हैं, इतने सारे केटाइंस हैं सर। हम लोग क्या कर रहे हैं, केटाइंस को हमने अलग अलग ग्रुप्स में क्लासिफाई कर रखा है, ग्रुप 1 2 3 4 5 6, और एक जीरो ग्रुप भी होता है ना। जीरो ग्रुप जो होता है, हालांकि हमारे टेबल का पार्ट नहीं होता वो, जीरो ग्रुप जो होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही आयन आता है, कौन सा? NH4+ अमोनियम आयन। सर हमने क्या कर रखा है, जितने भी केटाइंस है उनको अलग अलग पार्ट में क्लासिफाई कर रखा है, लेकिन सर उसमें सेकंड जो ग्रुप है, सेकंड ग्रुप में दो सब ग्रुप है, सेकंड ए और सेकंड बी। आपको जानकर बहुत बड़ी खुशी होगी, बहुत ही बड़ी खुशी होगी कि जो सेकंड बी हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, इसको हमें पढ़ना ही नहीं है। काटा मार दो इसके ऊपर, काटा मार दो। अरे सर मजा ही आ गया, देखो 1 2 3 4 5 6, 6 आयन कम हो गए सर। सर 6 आयन कम हो गए, भगवान आपका बहुत भला करेगा सर। यस, बहुत बढ़िया सर। तो आप लोग क्या करते हो ना सर, कैटाइंस का टेस्ट किया कैसे जाता? देखो एनाइन के टेस्ट के लिए हम लोगों ने सोडियम एक्सट्रैक्ट बनाया था, याद है तुम्हें? सोडियम एक्सट्रैक्ट बनाया था। लेकिन कैटाइन का जो टेस्ट होता है उसके लिए सोडियम एक्सट्रैक्ट नहीं बनाते, उसके लिए कुछ अलग किया जाता है, कुछ अलग प्रोसेस किया जाता है ना। सर कौन सा प्रोसेस, अभी मैं आपको बताता हूं। एक चीज मैं आपको और बता दूं, जो कैटाइन का टेस्ट होगा वो उसके प्रेसिपिटेट से किया जाता है। कैटाइन का टेस्ट उसके प्रेसिपिटेट से किया जाता है, और जो प्रेसिपिटेट कब बनता है, जब उस कैटाइन की रिएक्शन किसी एक सब्सटेंस के साथ करवाई जाती है, और वो जो सब्सटेंस होता है उसको बोला जाता है ग्रुप रिएजेंट। उसको क्या नाम दिया जाता है? ग्रुप रिएजेंट। समझना, ये पूरी प्रोसेस है बेटा, है ना। हाँ दादा, ये पूरी प्रोसेस है,
है ना, ये पूरी प्रोसेस इसको समझिएगा। कोई भी जो केटायन है, लेट से आपके पास Pb2+ या Hg2+ या फिर Ag+ है ना, ये केटायन है, इसका आपको टेस्ट करना है ना। आपने क्या किया, उसके अंदर डाला डाइल्यूट HCl, सॉल्ट के अंदर क्या डाला, HCl डाला। जैसे ही आपने डाइल्यूट HCl डाला, इसका प्रेसिपिटेट बन जाएगा, और ये जो प्रेसिपिटेट है छान के आप अलग कर लोगे। अब आप इस प्रेसिपिटेट से टेस्ट करोगे किसके अंदर Ag+ आयन प्रेजेंट है या फिर प्रेजेंट नहीं है। यस, मेरी बात समझे। तो हर एक ग्रुप जो होता है, हर एक ग्रुप जो होता है उसका अपना एक ग्रुप रिएजेंट होता है। जैसे मान लीजिए ग्रुप 1 है, उसका ग्रुप रिएजेंट डाइल्यूट HCl है, मतलब इसकी रिएक्शन सबसे पहले डाइल्यूट HCl के साथ करवाएंगे, उसमें प्रेसिपिटेट बनेगा, और वो जो प्रेसिपिटेट बना है उस प्रेसिपिटेट में से मैं पहचानूंगा, मुझे समझ में आ गया कि इसका मतलब इसमें ग्रुप 1 के कैटायंस प्रेजेंट है। जैसे प्रेसिपिटेट बना, मुझे समझ में आ गया ग्रुप 1 के कैटायंस प्रेजेंट है। और अब मैं क्या करूंगा, मेरे पास सिर्फ और सिर्फ जैसे डाइल्यूट HCl डालते प्रेसिपिटेट बना, मेरे दिमाग में आ गया ग्रुप 1 कैटायन मतलब सिर्फ और सिर्फ 3 ही कैटायन, सिर्फ और सिर्फ 3 ही कैटायन। अब मैं इन 3 कैटायन का टेस्ट कर लूंगा, मेरा काम खत्म हो जाएगा। यस, तो सबका एक एक ग्रुप कैटायन है, इसका ग्रुप रिएजेंट है। ग्रुप 1 का ये है, ग्रुप 2 का जो H2S गैस है इन एसिडिक मीडियम, ग्रुप 3 के लिए NH4OH इन प्रेजेंस ऑफ NH4Cl, ग्रुप 4 के लिए H2S गैस इन बेसिक मीडियम, और ग्रुप 5 के लिए अमोनियम कार्बोनेट इन प्रेजेंस ऑफ NH4Cl इन NH4OH। यस, एक चीज मैं आपको और बताऊं, देखिए जैसे मान लो यहां पर लिखा है H2S गैस इन एसिडिक मीडियम, तो क्या आपको एसिड बार और अलग से डालने की जरूरत होती है क्या? देखो नहीं सर, डाइल्यूट HCl आपने यहां डाला, सॉल्यूशन वैसे एसिडिक हो चुका है, डाइल्यूट HCl आप लोग सॉल्यूशन वैसे एसिडिक है। अच्छा एक चीज और बताओ, एक चीज और बताओ, यहां पर सर एक कैटायन ऐसा है, देखो Pb2+, एक कैटायन ऐसा है सर जो दो जगह पे आ रहा है सर, दो ग्रुप में आ रहा है सर। ये एक कैटायन ऐसा है सर दो ग्रुप में आ रहा है, तो ग्रुप 1 में भी आ रहा है और ग्रुप सेकंड ए में भी आ रहा है। सर ऐसा क्यों हुआ सर? यस सर, ये कैसे याद रखें सर? और सर ये जो हमारा ग्रुप 6 है सर, इसका कोई ग्रुप रिएजेंट है ही नहीं सर। देखो ये तो कमाल हो गया, आप बोल रहे हो सर हर ग्रुप का एक ग्रुप रिएजेंट है और यहां पर कोई ग्रुप रिएजेंट ही नहीं है सर। कैसी बात कर रहे हो सर, होगा कैसे? मैंने कहा रुक थोड़ा सा वेट कर, थोड़ी सब्र रख बेटा, सब्र का फल मीठा होता है। यस ठीक है सर। जैसा मैंने अभी आपसे कहा, जैसा आप लोग क्या करते थे जब एनायन का टेस्ट करते थे, जब एनायन का टेस्ट किया जाता था तो हम लोग क्या ऐड करते थे उसका क्या बनाते थे सर? सोडियम एक्सट्रैक्ट बनाते। अभी अभी रुकेगा, अभी रुको सब बताऊंगा, सब बताऊंगा। यस हाँ, तो जब कैटायन का टेस्ट हम लोग करते थे तो एनायन का टेस्ट करते थे, उसमें सोडियम एक्सट्रैक्ट बनाया जाता था। सर यहां पर सोडियम एक्सट्रैक्ट नहीं होगा, यहां पर बनाया जाता है क्या? ओरिजिनल सॉल्यूशन तैयार किया जाता है उसका। यहां पर जो टेस्ट किया जाता है कैटायन का, वो किससे किया जाता है? ओरिजिनल सॉल्यूशन की हेल्प से किया जाता है। सर ये क्या होता है? ओरिजिनल सॉल्यूशन क्या होता है? यस सर, ये ओरिजिनल सॉल्यूशन क्या होता है? मैंने कहा बेटा ओरिजिनल सॉल्यूशन में बताऊं क्या होता है। तुझे टीचर ने क्या किया, पुड़िया दी है ना, पुड़िया में सॉल्ट था, आप सॉल्ट लेके आए और सॉल्ट को एक ऐसे मान लीजिए कि कोल्ड वाटर के अंदर डाला। अगर आपका सॉल्ट उस कोल्ड वाटर के अंदर डाइल्यूट सॉल्युबल हो गया, इसका मतलब आपके सॉल्ट का क्या बन चुका है? ओरिजिनल सॉल्यूशन बन चुका है। लेकिन अगर मान लो वो डाइल्यूट नहीं, वो अगर सॉल्युबल नहीं हुआ सॉल्ट, तो आपने उसको फेंका। अब उसके अंदर आप उस सॉल्ट के अंदर आपने क्या डाला? हॉट वाटर डाला, गर्म पानी डाला। अगर आपका सॉल्ट उस हॉट वाटर के अंदर सॉल्युबल हो गया तो उस सॉल्ट का ओरिजिनल सॉल्यूशन बन चुका है। अगर वो सॉल्युबल नहीं हुआ तो आपने उसको वापस फेंक दिया, फिर से आपने सॉल्ट लिया और उसके अंदर क्या ऐड किया? डाइल्यूट HCl ऐड किया। अगर वो सॉल्ट डाइल्यूट HCl के अंदर सॉल्युबल हो गया तो उस सॉल्ट का ओरिजिनल सॉल्यूशन बन चुका है। अब मैं टेस्ट करने के लिए रेडी हूं। अगर वो नहीं हुआ, नहीं सॉल्युबल हुआ, आपने उसको फेंक दिया, फिर आपने उस सॉल्ट के अंदर कॉन्सेंट्रेटेड HCl ऐड किया। अगर वो सॉल्ट उस कॉन्सेंट्रेटेड HCl के साथ सॉल्युबल हो गया तो उसका ओरिजिनल सॉल्यूशन बन चुका है। अगर वो नहीं हुआ तो आपने उसको भी फेंक दिया। फिर से आपने सॉल्ट लिया और उसके अंदर डाइल्यूट HNO3 डाला, सॉल्युबल हो गया, ओरिजिनल सॉल्यूशन बन चुका है। नहीं सॉल्युबल हुआ, फेंक दो। फिर सॉल्ट के अंदर कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 डालो। कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 डालते तक मैक्सिमम जो सॉल्ट्स होते हैं वो लगभग 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 सॉल्युबल हो ही जाते हैं, लगभग सॉल्युबल हो जाते हैं सर।
अगर फिर भी सॉल्ट सॉल्युबल ना हो तो आप उसके अंदर क्या डाल दीजिएगा, एक्वा रेजिया डाल दीजिएगा, और जैसे ही एक्वा रेजिया डाल दिया वैसे सब कुछ सॉल्युबल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, एक्वा रेजिया सबको निपटा देगा। अरे सॉल्ट खत्म हो जाएगा, हाँ, थोड़ा थोड़ा डालना, ऐसा नहीं पूरा सॉल्ट भर के एक बार डाल दिया, है ना। हाँ बताओ, कह रहा सर सॉल्ट खत्म हो जाएगा, है? अरे बेटा थोड़ा थोड़ा डालना, थोड़ा थोड़ा, है ना। हाँ लेकिन सर मान लो ऐसा हुआ कि एक्वा रेजिया डालने के बाद भी सॉल्युबल नहीं हुआ, तो इसका मतलब जो टीचर है उसने आपके साथ चीटिंग करी है। क्या चीटिंग करी है? आपके साथ चीटिंग ये हुई है कि उसने आपको सॉल्ट इनसॉल्युबल सॉल्ट दे दिया है, आपको एक ऐसा सॉल्ट दे दिया जो सॉल्युबल ही नहीं होगा किसी में, है ना। हालांकि वो जो इनसॉल्युबल सॉल्ट्स हैं उनके बारे में पढ़ना हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है ना, उनके बारे में हम लोग नहीं पढ़ेंगे, मतलब यहां तक आते आते आपका सॉल्युबल हो ही जाएगा सॉल्ट, है ना। तो अब आपने क्या किया, जो भी सॉल्ट आपको मिला हुआ था उस सॉल्ट का ओरिजिनल सॉल्यूशन आपको मिल चुका है, आपने उसका ओरिजिनल सॉल्यूशन बना लिया। ओरिजिनल सॉल्यूशन बनाने का तरीका मैं आपको बताता हूं। पहले सॉल्ट के अंदर आपने कोल्ड वाटर डाला, डाइल्यूट, वो अगर सॉल्युबल हो गया तो ओरिजिनल सॉल्यूशन बन गया, नहीं हुआ तो अब सॉल्ट के अंदर दूसरा डालो, हॉट वाटर, सॉल्युबल हो गया, ओरिजिनल सॉल्यूशन बन गया। जहां पर जाके सॉल्युबल हो जाए वहां तक सॉल्युबल हो गया, वहां पे आपका ओरिजिनल सॉल्यूशन बन चुका है। ठीक है, यह होता है प्रिपरेशन ऑफ ओरिजिनल सॉल्यूशन। और अब इसके बाद ओरिजिनल सॉल्यूशन प्रिपेयर करने के बाद फिर हम लोग उसमें क्या ऐड करते हैं, ग्रुप रिएजेंट ऐड किया जाता है ना। ये जो ग्रुप रिएजेंट की कहानी है, डाइल्यूट HCl क्या करेगा, बाकी लोग क्या करेंगे, तो फिर इसको हम लोग अगले ही क्लास में देखते हैं, है ना। इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। फिर होमवर्क फ्रॉम मॉड्यूल, आज आपका होमवर्क आपको डीपीपी मिलेगी, डीपीपी सॉल्व कीजिएगा और आप रिवीजन कीजिएगा बेटा बढ़िया ढंग से, है ना, बिकॉज रिवीजन बहुत जरूरी है। यस, रिवीजन बहुत जरूरी है बेटा, है ना, रिवीजन ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए सबसे। कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको लास्ट क्लास में दिए थे, कर लिए होंगे आप लोगों ने शायद, दादा कर लिए थे ना आप लोगों ने। चलो ये वाला क्वेश्चन करो एक बार के लिए। यस, एक क्वेश्चन आपके सामने है, देखो ये वाला क्वेश्चन, है ना। क्वेश्चन क्या कहता है, व्हेन अ मिक्सचर ऑफ सॉलिड NaCl एंड सॉलिड K2Cr2O7 इज हीटेड विद concentrated H2SO4, डीप रेड वेपर्स आर ऑब्टेन्ड ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ क्रोमस क्लोराइड, क्रोमाइल क्लोराइड, क्रोमिक क्लोराइड एंड क्रोमिक सल्फेट। जल्दी बोलो भाई, कौन से ऑप्शन पे टिक मारा जाए, दादा जल्दी बोलो, कौन से ऑप्शन पे टिक मारा जाए, कौन से ऑप्शन पे टिक मारा जाए, किस पे टिक मारे, जल्दी बताओ। अरे सर अभी तो टेस्ट किया था, क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट किसके लिए होता था सर, वो क्लोराइड आयन के लिए होता था। सॉलिड K2Cr2OCN के साथ जब रिएक्शन होती थी तो सर क्रोमाइल क्लोराइड CrO2Cl2 बनता था, और सर वो NaOH सॉल्यूशन के अंदर Na2CrO4 का येलो प्रेसिपिटेट, येलो सॉल्यूशन बनाता था। सर क्या बात कर रहे हो, और सर उसके अंदर हमने H2O2 डाल दिया था एसिडिक मीडियम में, तो CrO5 बन जाता सर, मजा आता था, जिसकी स्ट्रक्चर बटरफ्लाई जैसी होती थी सर। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आप लोगों की नजरों के सामने ये रहा साहब, भाइयों और बहनों, कहता है AgCl डिसॉल्व्स इन अमोनिया सॉल्यूशन गिविंग AgCl को अमोनिया में डिसॉल्व। सर ये तो क्वेश्चन आज ही किया है सर, AgCl अमोनिया में डिसॉल्व होने के बाद क्या बनाएगा सर, वो बनाएगा AgNH3 ट्वाइस, एक कॉम्प्लेक्स बनाता सर बहुत जबरदस्त, ये वाला कॉम्प्लेक्स। और इसके अंदर कौन से आयंस प्रेजेंट होते हैं सर, इसके अंदर कौन से आयंस प्रेजेंट होते हैं सर, इसके अंदर ये वाले 2 आयंस प्रेजेंट होते हैं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है सर, है ना। हाँ इसमें कई लोग निपट जाएंगे, कुछ लोग बी बोलेंगे, अबे बी में 2 कहां से आया, 2 तो है ही नहीं, बी नहीं होगा। कुछ लोग ये निपट जाएंगे 2 प्लस, अबे 2 प्लस नहीं, 2 के ऊपर +1 चार्ज, ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। नाइट्रेट इज कंफर्म्ड बाय रिंग टेस्ट, द ब्राउन कलर ऑफ द रिंग। अरे सर ये ऐसा ना करो सर, इसको हमने रट लिया सर, रटना बोलते हैं सर इसको, एकदम ब्लू रिंग टेस्ट जो है ना, ब्राउन रिंग टेस्ट एकदम गजब, हमें दिमाग में फिट बैठ चुका है सर। नेस्लर्स रिएजेंट क्या होता है, K2HgI4 सर हर जगह है K2HgI4, है ना, 3 जगह है K2HgI4। बताइए नेस्लर रिएजेंट कौन होगा। मैंने कहा मुन्ना, नेस्लर रिएजेंट तेरा सिर्फ K2HgI4 नहीं होता, बेसिक अल्कलाइन K2HgI4 को मैं बोलता हूं नेस्लर्स रिएजेंट, है ना। अल्कलाइन होना जरूरी है, अल्कलाइन, और अल्कलाइन किसकी वजह से होता है, KOH की वजह से होता है। बस लेडीज एंड जेंटलमैन, घर जाइए, चद्दर तान के सो जाइए, बस आज के लिए हम लोग इतना ही करेंगे, है ना। थैंक यू सो मच, आप सब लोग आए और आप सब लोगों ने इस क्लास की शोभा बढ़ा दी। अगली क्लास से हम लोग केटाइंस का जो टेस्ट है वो फुल फ्लेज तरीके से स्टार्ट करने वाले हैं, है ना। और केटाइन के टेस्ट में इतना जोर नहीं आएगा आपको जितना कि एनाइंस के टेस्ट में आता है। एनाइन में ज्यादा पार्ट था, केटाइंस में इतना लंबा चौड़ा पार्ट नहीं आएगा, छोटा पार्ट आएगा, ठीक है।
हाँ, लेकिन मैं फिर कह दूं यार, मैं समझ सकता हूँ ये जो चैप्टर है ये मुश्किल चैप्टर है। मुश्किल उस सेंस में नहीं है कि कोई कॉन्सेप्ट मुश्किल है, मुश्किल इस सेंस में है कि बहुत सारी चीज़ें हैं, किस किस को याद करें, क्या रखें, क्या ना याद करें, है ना। और ये जो आपकी सिचुएशन है, यही सिचुएशन में इस देश का हर एक बच्चा होगा, है ना। सबके साथ यही प्रॉब्लम हो रही होगी कि उसको ये सारी चीज़ें याद रखने में, समझने में प्रॉब्लम आ रही होगी। ये ना समझें कि सिर्फ आपके साथ ऐसा हो रहा है, सबके साथ ऐसा ही हो रहा होगा, है ना। तो लेकिन जो अपने आप को मैनेज कर लेगा इस सिचुएशन में, है ना, और इफेक्टिवली अपना टाइम मैनेज करेगा, इफेक्टिवली चीज़ें मैनेज करेगा कि कौन सी करनी है, कौन सी छोड़नी है, वो बाकी लोगों से आगे निकलेगा। तो सीधी सी बात ही है ना। ऐसा नहीं है कि मैं आपको करवा रहा हूँ सिलेबस कुछ और है, या फिर कोई दूसरा वाला कोई दूसरा सिलेबस करवा रहा होगा, नहीं। यही सारी रिएक्शंस होती हैं, कोई 2 रिएक्शन कम करवा देता है, कोई 2 रिएक्शन ज़्यादा करवा देता है ना। यही गेम है, बाकी सब कुछ जो एक 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 जो लेवल है लगभग सेम रहता है। किसी के नोट्स का 2 रिएक्शन ज़्यादा, किसी के नोट्स में 2 रिएक्शन कम, बस दैट्स ऑल, और ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक है, तो बस आज के लिए हम लोग इतना ही करेंगे। नेक्स्ट सेशन में आपसे वापस मुलाकात होगी। सारे लोग अपना ख्याल रखें, खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, और पढ़ाई जरूर करते रहें, क्योंकि बेटा काम पढ़ने से चलेगा, सिर्फ मुस्कुराने से नहीं। नेक्स्ट क्लास तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।